हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी माय डियर ललुलाल्स का स्वागत है। क्या हाल चाल माय डियर ललुलाल्स, क्या हाल चाल्स माय डियर ललुलाल्स, क्या हाल चाल्स। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस यस यस, आ जाइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और फायर वाला इमोजी बना दीजिए अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो, वीडियो भी अगर दिखाई पड़ रही है तो। यस यस बिल्कुल बेटा, प्रणाम स्वीकार है, मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद है। ठीक है, आज बेटा हम लोग बुक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी नई नई किताब। नई नई किताब बुक 1 हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, और हम शुरू करने जा रहे हैं बुक 2। ठीक है, अब ऐसा होगा और यह बात पक्की होगी कि बुक 1 में काफी सारे बच्चों का बैकलॉग होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनकी बुक 2 के कुछ चैप्टर्स आ रहे थे, जिन्होंने बुक 1 के चैप्टर नहीं पढ़े, है ना, या फिर शुरू के 3 या 4 चैप्टर पढ़े हैं, बाकी के जो 4 चैप्टर थे वो नहीं पढ़े। ठीक है ना, तो कुछ बच्चों का मैं मानता हूं चैप्टर में बैकलॉग होगा, मैं कुछ बच्चों का मानता हूं कुछ लेक्चर्स में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का हो सकता है बैकलॉग ही ना हो। तो ऐसे वाले कौन कौन बच्चे हैं भाई जिनका कोई बैकलॉग नहीं है? ऐसे वाले कौन? अच्छा, नो बैकलॉग्स वाले भी हैं, नो बैकलॉग वाले भी हैं। मुस्कान, रिद्धि, क्या बात है क्या बात है। तन्वी कह रही है नहीं है मेरा कोई बैकलॉग, बढ़िया। किरण कह रही है कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है। खुशी कह रही है कोई बैकलॉग नहीं है, ओके ओके ओके। हरप्रीत कह रही है कोई बैकलॉग नहीं है। करण कह रहा है कोई बैकलॉग नहीं है। अनुराग कह रहा है कोई बैकलॉग नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि बुक 2 स्टार्ट करने के लिए अगर आपका बैकलॉग है या बैकलॉग नहीं है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपका बैकलॉग है, अच्छी बात है, नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको कोई चैप्टर नहीं चाहिए। मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि कोई भी चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज कौन सी चाहिए, तो इसके लिए नो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, नो चैप्टर्स नीडेड। ठीक है है ना, सुंदर लगा सुन करके, अच्छा लगा, अच्छा लगा सुन करके, ठीक है। कोई कोई चैप्टर नहीं चाहिए आपको इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है भाई, है ना, दिस इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर। तो आपके कुछ दोस्त, कुछ यार जो भूले भटके रह गए हैं कहीं पीछे, है ना भाई, ये सोच करके कि भाई धीरे धीरे हम लोग बैकलॉग पूरा कर लेंगे, आप चाहें तो लाइव क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने दोस्तों को जो पीछे कहीं छूट गए हैं, किसी चौथे चैप्टर पर बैठे हैं, कुछ 5वें चैप्टर पर बैठे होंगे, है ना, कुछ छठे चैप्टर पर बैठे होंगे, कोई 7वें चैप्टर का बैकलॉग क्लियर कर रहा होगा, उन सभी को आप बुला के ला सकते हो वापस से। क्योंकि रे ऑप्टिक्स के लिए, रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आपको पीछे से कुछ भी जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है ना। अच्छा, कोई ये मुझे बोले कि भाई 10th क्लास भी नहीं सर हमको याद है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको 10th की नॉलेज भी नहीं चाहिए, मैं आपको सारी नॉलेज बेसिक से दूंगा, मैं 10th लेवल से ही उठाऊंगा इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, चाहे कितने भी लेक्चर लग जाएं, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। वैसे ही अपने आप में बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है, इसके लिए कोई चैप्टर पुराना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक पोल करवा लेते हैं, चलो चलो, बच्चे कह रहे हैं सर एक पोल करवा लो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एक पोल करवा लेते हैं, पोल करवा लेते हैं। पोल में भाई जिन बच्चों की कोई बैकलॉग्स नहीं है, सब क्लियर है, सब क्लियर है, नो बैकलॉग्स, नो बैकलॉग्स, ऑल क्लियर, है ना, ऑल अप टू डेट है, ऑल अप टू डेट। ठीक है, वो ए मार्क करना। ठीक है, जिनका कुछ कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है ना, लेक्चर्स का बैकलॉग है ना, जैसे 4 लेक्चर का बैकलॉग है, 5 लेक्चर का बैकलॉग है, 6 लेक्चर का बैकलॉग है, ऐसा है ना। अच्छा, और सी ऑप्शन बनाते हैं कुछ चैप्टर्स का जिनका बैकलॉग है कि भाई हमने 6th चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने 5th चैप्टर नहीं पढ़ा, 5th 6th 7th 8th हमने ये 4 चैप्टर नहीं पढ़े, है ना, तो चैप्टर्स का बैकलॉग है। जैसे लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, ये चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना। और डी वाला क्या बोले? कोई बैकलॉग नहीं, लेक्चर का बैकलॉग, चैप्टर का बैकलॉग, क्या बोले? पूरा बुक 1 का बैकलॉग है। ऐसा तो कोई नहीं होगा ऐसा ऐसा तो कोई नहीं होगा भाई जिसकी पूरी बुक 1 बैकलॉग होगी, है ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी अच्छा, अब से बैकलॉग नहीं होंगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होते भी है तो कोई दिक्कत वाली बात। बुक 1 का ये मैंने ऐसी बना दिया है रेडी, ये मैंने ऐसी बना दिया। ठीक है ना, आप चाहे तो मत इस डी को आप इरेडिकेट कर देना, इस ऑप्शन को आप इरेडिकेट कर दें। ठीक है, ठीक है। तो वो बच्चे जिनका कोई कोई भी कहीं पे भी बैकलॉग नहीं है, ठीक है, वो ए मार्क करें। कुछ लेक्चर्स के बैकलॉग हैं, ठीक है, तो बी मार्क करें। कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग हैं तो सी मार्क करें। ठीक है, और पूरी बुक 1 ही अगर बैकलॉग हो तो डी मार्क करिए। ठीक है, ठीक है डीपीपी के बैकलॉग है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, डीपीपी के बैकलॉग हो सकते हैं, रिवीजन का बैकलॉग भी हो सकता है। यस बिल्कुल, रिवीजन भी आपके काम का हिस्सा है। बैकलॉग तो बैकलॉग होता है भाई, है ना, रिवीजन भी आपके काम का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए मैं ए मार्क करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई बहुत तेज स्पीड से नहीं पढ़ाई करी है, और मेजॉरिटी बच्चे वही हैं जिनका बैकलॉग कहीं पे भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा देख करके, मुझे अच्छा लगा देख करके। 48% बच्चे ऐसे हैं, मतलब लगभग आधे हो गए ऐसे हैं जिनका बैकलॉग नहीं है, ठीक है ना। और लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है। ये कंप्लीट होते आपको देर नहीं लगेगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। जिन बच्चों का लेक्चर्स का बैकलॉग है ना, ये 20% बच्चे जो हैं, ये कंप्लीट होते देर नहीं लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं रे ऑप्टिक्स को बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग लाइव लेक्चर में आकर के रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और आराम आराम से पढ़ेंगे इसको। और आपके पास जो एडिशनल टाइम होगा, है ना, ये रे ऑप्टिक्स चलते चलते ही, क्योंकि इसको लगभग 8-9 लेक्चर लगेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, पूरी 12वीं की फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स ही है, अगर तसल्ली से पढ़ाया जाए तो, हर एक टॉपिक पढ़ाया जाए तो, ठीक है ना। तो ये चैप्टर के साथ साथ ही आप लोग अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिनका चैप्टर्स का बैकलॉग है बेटा, वो कितने % बच्चे हैं? हाँ, लगभग 25% बच्चे ऐसे भी है जिनके कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है, जैसे 6 चैप्टर का, 7 चैप्टर का बैकलॉग हो सकता है। ईएमआई एसी वाले मुझे लगता है ज्यादातर होंगे, है ना, क्योंकि 5th चैप्टर के बाद से थोड़ा ट्रेन पीछे छूटने लगती है, ये मैं मानता हूं, ये मैं दिल से मानता हूं। 5th चैप्टर के बाद से ट्रेन थोड़ी सी छूटने लगती है, 6ठा चैप्टर जब आता है, 7वां जब आता है, तब की बात है, ठीक है ना। तो जो ऐसे बच्चे भी हैं बेटा, ठीक है, उनको भी लाइव क्लास में अगर आप आओगे तो प्रीवियस नॉलेज की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो लाइव क्लास में आकर के, इसमें 1% कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे बेटा, ये जो 25% वाले हैं, ठीक है ना, प्लीज अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि आप लोग रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स को देखो और 1.5x पर देखो। ये मैं आपको बैकलॉग किलर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये है बैकलॉग किलर स्ट्रेटेजी, BKS, बैकलॉग किलर स्ट्रेटेजी। आप लोग रिकॉर्डेड ही देखिए लेक्चर्स को, ठीक है। इसको तो आप लाइव देख सकते हो, लाइट को तो, ये ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को तो आप लाइव देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जहां जहां आपका बैकलॉग है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो करिए और ट्राई करिए इसको 1.25x, है ना, या फिर 1.5x पर देखने की, ठीक ठीक। और जब आप लेक्चर खोलते हो, उससे पहले लेक्चर के नोट्स खोल लिया करो, उससे पहले लेक्चर के नोट्स खोल लो, ताकि आपको यह पता रहे कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो हमने पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया। ऐसे बच्चे भी होंगे, है ना, जो अगर पहले से जिनका अगर बैकलॉग है तो वो एक बार PDF खोल ले जाएं, है ना, एक बार नोट्स खोल ले जाएं, एक बार नोट्स को खोलने पहले कि इसमें क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार वो फटाफट से देख जाओ, तो आप जल्दी से सीख पाओगे लेक्चर को। कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको लगेगा हाँ यार ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये डायग्राम बना हुआ है तो पता नहीं है क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लेक्चर के नोट्स पहले एक बार खोल लिया करो, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो 1.25 या 1.5x, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका अपना पेस बने, ठीक है। इतना तो आपको करना ही करना है। और ट्राई करो मिनिमम 3 लेक्चर, कम से कम 3 लेक्चर्स पर डे की स्पीड से, ठीक है, 3 लेक्चर्स पर डे, ये डेली करना है आपने। जिन बच्चों का बैकलॉग है मैं उनसे कह रहा हूं, ऐसे बच्चे हैं बेटा तो उनको भी मैं एड्रेस कर देता हूं, क्योंकि आज वो आए हैं सुनने के लिए काफी दिनों के बाद, तो इसलिए मैं उनको बता दूं कि बेटा कम से कम 3 लेक्चर्स पर डे की रफ्तार से आपको देखना है, और लाइव लेक्चर ना देखें, रिकॉर्डेड ही देखें सारा, ठीक है। और जो आपका छुट्टी का दिन आए, है ना, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, स्कूल की छुट्टी है ना, या संडे का हॉलीडे है, सैटरडे का हॉलीडे आया, सेकंड सैटरडे, 4th सैटरडे आता है ना, किसी का 15 अगस्त की छुट्टी, कोई राखी की छुट्टी, ऐसे करके छुट्टियां आपकी आती रहती हैं बीच में। या फिर वीक में से एक आधा दिन गायब हो जाओ स्कूल से, वीक में एक आधा दिन गायब हो जाओ, क्योंकि तुमको पता है स्कूल में कितनी पढ़ाई तुमसे हो रही है, ये तुम भी सच्ची जानते हो, ठीक है ना। तो स्कूल एक दिन मारो छुट्टी, गोल कर दो स्कूल को, और घर पे बैठ करके कम से कम छुट्टी वाले दिन 5 लेक्चर्स कंप्लीट करो पर डे की रफ्तार से। और आप देखो कैसे नहीं, आपका कितना भी बड़ा बैकलॉग हो जाए, महीने भर में पूरा हो जाएगा, महीने भर में, और आप बराबर आ जाओगे उन बच्चों के, ठीक है। तो घबराएं ना और पछताएं भी ना, काम पे लगें। ये पछतावा हो गया, घबराना हो गया, डरना रोना धोना सब हो गया, अब काम पे लगने का टाइम है। और बैकलॉग अगर आपने क्रिएट किया तो कंप्लीट भी आप ही करोगे, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, है ना। अब आप 1 शॉट की वेट करोगे अगर, कि 1 शॉट देख के मैं बैकलॉग पूरा कर लूंगा, तो वो बैकलॉग के लिए नहीं होता। मैंने कई बार ये बात बोली आपको, अगर 12 घंटे पढ़ाया गया कुछ भी, कोई भी चीज आपको 12 घंटे पढ़ाई गई है और वो चीज आपको 3 घंटे में दे दी जाए, तो आपको लगता है कि वो कंपेरेबल है दोनों चीजें? क्या उसमें उतनी डेप्थ होगी? नहीं होगी बेटा। हमें भी पता है, हम भी बनाते हैं बैकलॉग, हम भी बनाते हैं इस तरीके के रिवीजन लेक्चर्स, हमें भी पता है कि उसमें हम कितना पढ़ा पाते, कितना नहीं पढ़ा पाते।
इसलिए फुल लेंथ लेक्चर देखने का जो मजा है वो कभी भी वन शॉट देखने का नहीं है। अगर मेरी बात से आप एग्री करते हो तो आग वाला इमोजी लगाना, अगर मेरी बात से आप एग्री करते हो तो आग वाला इमोजी लगाओ। मुझे बताओ जो ये वन शॉट बनाते हैं लोग, 2.5 घंटा पूरा चैप्टर खत्म, 3 घंटा पूरा चैप्टर खत्म, मैंने भी बनाया भाई, क्या उनका जो हम लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हैं ऐप पर, उनका आपस में कोई मुकाबला है? दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उतनी डेप्थ पॉसिबल ही नहीं है क्रिएट कर पानी बेटा कम समय में। तो समय लगेगा, समय लगाओ, समय लगेगा, समय लगाओ। 3 लेक्चर पर डे देखने पड़ेंगे तो देखने पड़ेंगे, 5 लेक्चर छुट्टी वाले दिन पर डे देखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। समय लगता है, समय लगाओ, और हर चीज समय से आती है। समझ रहे हो ना? एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। कोई बोले नहीं जी हमको 6ठे महीने में ला दो, तो क्या ये नेचर एक्सेप्ट करेगा? क्या हाँ ले पकड़ 6ठे महीने में अब संभाल इसको, वो जिंदा भी बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं। तो ऐसे ही आपके चैप्टरों के साथ भी होगा बेटा। वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, जो मैच्योरिटी 10 लेक्चरों में आनी है वो कभी 4 लेक्चरों में, 5 लेक्चरों में नहीं आ सकती। आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को, क्योंकि जो चीज जितना समय लेती है वो उतना समय लेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो चीज जितना समय लेती है वो उतना समय लेगी उसको ग्रो होने में। आपके माइंड के टिश्यूज उस लेवल पे ग्रो हो, मैं बहुत फिजिकल बात कर रहा हूं, आपके माइंड उस लेवल पर ग्रो हो, इसमें समय लगता है भाई। तो ये वन शॉट और ये बैकलॉग किलर सीरीज और ये एनसीईआरटी पंच और सर ये वन शॉट बना दो सर 1.5 घंटे में करा दो, वो केवल रिवीजन के लिए है। उससे अगर आप ये समझो कि आप फर्स्ट टाइम चैप्टर देख करके सीख लोगे, 6 महीने बच्चा पैदा करने वाली बात हो गई है। समझो बात को, समझो। एक मैच्योरिटी के साथ चीज को सीखा जाता है और समय के साथ वो मैच्योरिटी आती है। ठीक है ना? एग्री करते हो मेरी बात से? तभी हंस भी रहे हो, तभी ये बात तुम हंस भी रहे हो सोच करके कि भाई बात तो सर सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, है ना? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे। बस मैं बोल रहा हूं सिंगल टॉपिक लेक्चर लेके आऊंगा मैं, सिंगल टॉपिक का लेक्चर। ठीक है, जैसे आज प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, कल लेकर के आऊंगा स्फेरिकल मिरर। तो 10th लेवल के टॉपिक ही हैं सारे, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके टच होंगे ये। तो 10th तो आप सभी पास ही हो, 10वीं पास तो करके आई ही हो ना भाई सारे, है ना? तो उतना तो आप जानते ही होगे। तो मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स को, और इसमें समय लगता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं यूनिट 6 पर। बिल्कुल सही समझा आपने, यूनिट 6। और यूनिट 6 का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, दूसरी का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स के बारे में पहले से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो तब देखेंगे जब वेव ऑप्टिक्स शुरू करवाऊंगा। अभी नहीं बता रहा, अभी केवल रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आती आता है, इसके ये एक ही कंप्लीट चैप्टर है, ये है ना, एक ही कंप्लीट चैप्टर है और बिगेस्ट चैप्टर है क्लास 12th का, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। देखो 18 नंबर में ये तीनों है, 18 नंबर में तीनों है। मैंने कहा था ये 3 मार्क्स के आसपास का है, लगभग 2 से 3 नंबर का आता है ये, 5 से 6 नंबर का आता है ये, ठीक है ना, और लगभग 9 नंबरों का 9 मार्क्स का सबसे बड़ा चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो समय लगेगा बेटा, समय लगेगा, समय लगाओ, समय लगेगा, समय लगाओ। मैं समय लगाने को तैयार हूं, मेरे साथ साथ आप भी वेट ना करें, साथ साथ ही पढ़ें। लाइव लेक्चर ही अटेंड करिएगा रे ऑप्टिक्स का, ऐसा अपने सहपाठियों को बोल देना जो कहीं ट्रेन में पीछे छूट गए हैं, है ना, जो समय से ट्रेन को नहीं पकड़ पाए और ट्रेन आगे निकल गई है, उन सबको बुला लेना। ऐसे आपके कजन्स हैं मुझे पता है, ऐसे आपके भाई बहन हैं मुझे पता है, ऐसे आपके नियर एंड डियर वंस हैं मुझे पता है, आपके क्लासमेट्स हैं, तो उनको बोल देना कि भाई रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर सकता है, पाप धुल जाएंगे। ठीक है ना, पाप धोने के लिए रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 नंबर आते हैं सीधा। पाप समझ रहे हो ना क्या, कि 70/70 सोचे थे, पर अब लग रहा है कि 70 में से 30 भी नहीं आएंगे, अब लग रहा है 70 में से 35 भी नहीं आएंगे, तो ये बचा लेगा आपको, ये डूबते जहाजों को बचाता है, ये ऐसा चैप्टर है। और 10th से रिलेट होता है, 10th क्लास से रिलेट होता है, और 10th में सब पढ़ के आए होते हैं इसको, है ना। तो एक इजी चैप्टर है ये, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे आपको आसान लगेगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा ये। ठीक, थोड़ा सा ऊपर लेवल पर है नो डाउट, लेकिन ये नहीं कि 10th ही लेवल पर है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, पर 10th लेवल पर आप चीजों को पढ़ करके आते हो, 10वीं पास हो करके ही हिम्मत बनती है कि भाई 11वीं में हम लोग पीसीएम ले लें, 11वीं में हम लोग पीसीबी ले लें, है ना। तो फिजिक्स जो आपकी 11th में लेने की हिम्मत हुई थी वो ये चैप्टर को पढ़ के ही हुई थी 10th में, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, एक स्टार्ट अफ्रेश करो, एक न्यू स्टार्ट करो इस चैप्टर के साथ, और ये चैप्टर आपको डूबते से बचा लेगा। उन बच्चों से कह रहा हूं जो डूब रहे हैं, ठीक है, बात मेरी समझ में आई होगी आपको।
चैप्टर 9 के अंदर यानी कि रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम के चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके लिए आप ये रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी किताब रेफर कर सकते हो। मैं हमेशा आकर के आपको बताता हूं कि भाई बहुत सारी ओवर द टॉप चीजें आपको बता दी जाती हैं स्कूल के अंदर या यहां वहां के अंदर, है ना। तो एक बार आकर के इसको रेफर कर लेना आप कि ये टॉपिक्स में वो चीजें हैं या नहीं है। ये पूरा सिलेबस है सीबीएसई का, जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कहानी स्टार्ट होती है, फिर स्फेरिकल मिरर्स पर आते हैं। और देखो मैं सिर्फ इसी को पढ़ा रहा हूं आज मैं बस एक टॉपिक लेकर के आया हूं। ऐसे ही मैं करूंगा, हर एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। मैं हर बार एक टॉपिक ही लेकर के आऊंगा, उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर आएगा, मिरर फॉर्मूला आएगा, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन भी है। हाँ, जो 10th में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसकी डेरिवेशन भी है यहां पर, ठीक है। तो डेरिवेशन भी करवाई जाएगी। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टीआईआर आएगा, ऑप्टिकल फाइबर आएगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस आएगा, उससे लेंस बनते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला आएगा। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा कि लेंस को बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। लेंस मेकर कौन सा फॉर्मूला यूज करता है लेंस को बनाने के लिए। फिर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, ये 10th के टॉपिक है दोनों, मैग्निफिकेशन भी पावर ऑफ अ लेंस भी। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, आपस में लेंस जोड़ करके कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं वो। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर सारी डिटेलिंग है। फिर ये दूसरा टॉपिक आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसमें माइक्रोस्कोप्स पढ़ने हैं आपको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ने हैं, दोनों रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टाइप के। तो एक लंबा चैप्टर है, ये लंबा चैप्टर है, इसमें समय लगता है। मैग्नीफाइंग पावर, तो डेरिवेशंस हैं इसकी, है ना, डेरिवेशंस हैं इसकी, ठीक है। कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा, मैंने बोल दिया बेटा यार, मैंने बोल दिया 9 लेक्चर मिनिमम लगेंगे, मिनिमम कम से कम 9 लेक्चर लगेंगे अगर तसल्ली से पढ़ना हो तो, ठीक है। लेक्चर की ड्यूरेशन नहीं, कोई जरूरी नहीं है बेटा 2 घंटा, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। ये कोई सोच के नहीं आता टीचर के भाई मैंने 2 घंटे पढ़ाना है, नहीं मैंने तो 1 ही घंटे पढ़ाना है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा पार्टी करने के लिए। ऐसे कोई सोच के नहीं आता टीचर, अपना काम करने आता है, और काम करने में कितना समय लगेगा वो घड़ी देख के हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते पहले से, ठीक है जी। सर एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, प्लीज अभी के लिए यहां से चले जाइए आप, प्लीज। सेमीकंडक्टर इज द लास्ट चैप्टर, वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, क्लास 10th का कुछ भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर याद नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, ठीक है। सिर्फ पूरी फर्स्ट बुक बैकलॉग है अबे भाई की। अबे भाई बेटा एक नए बैच स्टार्ट हो रखे हैं, एक का नाम है गोट बैच, परिश्रम गोट, एक आया परिश्रम 2.2, है ना। तो वो वाले बैच से बेटा आप रेफर करना, ये मामला जा चुका है। बुक 1 का बैकलॉग है तो भाई अब क्या ही हो सकता है, मतलब बड़ा मुश्किल है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, है ना। और फिर यहां पर स्पैम करोगे तो बेटा बुक 2 का भी बैकलॉग हो जाएगा। बुक 1 का तो हो ही गया है, इधर स्पैम मारेगा बेटा बुक 2 का भी बैकलॉग हो जाएगा चालू, ठीक है ना। तो यहां स्पैम ना मारे आप, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कभी और मिलते हैं जिंदगी में किसी और मोड़ पे। मैं आपको पढ़ा तो नहीं पाया, मेरा अफसोस, अबे भाई को मैं पढ़ा नहीं पाया, है ना, जिसका पूरा बुक 1 का बैकलॉग है ना बेटा। यहां टाइप करने से बुक 2 का भी हो जाता है बेटा बैकलॉग, यहां टाइप मत करो, ठीक है। नए नए बैच जो आ रहे हैं वो ज्वाइन करें आप, ठीक है। चलो चलो, बाहर रोस्ट नहीं कर रहा था भाई मैं उसको, है ना, रोस्ट नहीं कर रहा था यार, है ना। पता चले रोस्ट करो साला टोस्ट हो जाए, है ना। पता चले भाई रोस्ट किया था जी, काला टोस्ट निकला अंदर से, पूरा सड़ गया, है ना। पता नहीं होता भाई, आजकल बच्चे बड़े वो छुई मुई पैदा हो रहे हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा समझ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर। और लेक्चर का जो स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो इस वर्ड से होता है। ये वर्ड है ऑप्टिक्स, ठीक है। ये ऑप्टिक्स क्या चीज होती है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ इतिहास की बातें भी, कुछ नई बातें भी, कुछ सुनी सुनाई बातें भी, है ना, और सब चीजें मिक्स करके वाला लेक्चर रहने वाला, ठीक है। तो सुनते जाइएगा आप, मजा आएगा आपको सुनने में, है ना। तो ऑप्टिक्स असल में एक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि लाइट की स्टडी करवाती है, स्टडी ऑफ लाइट करवाती है, उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, इन विच वी स्टडी लाइट, जिसमें लाइट को स्टडी करते हैं, ठीक। अब लाइट को अभी तो इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको और डिटेल में मैं कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना अभी रे ऑप्टिक्स, ये कहानी कंटिन्यू होगी वेव ऑप्टिक्स में, फिर वो कहानी आगे कंटिन्यू होगी डुअल नेचर एंड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर। ये 3 चैप्टर जो है ना, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, इनमें वो कहानी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आपको बार बार वो शब्द, बार बार वो नाम सुनने को मिलते रहेंगे। जो किरदार है ना इस कहानी के, वो किरदारों का मैं नाम ले देता हूं अभी केवल नाम लूंगा, डिटेलिंग नहीं है उसकी, इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेलिंग नहीं है उसकी, लेकिन आगे जाके डिटेलिंग आएगी। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको इतिहास बताऊंगा, बहुत सुंदर इतिहास है वो। ऐसी डुअल नेचर पढ़ाऊंगा तब भी वहां पर इतिहास की बातें आएंगी। तो करेक्टरों के नाम आप सुन लो, ठीक है। अभी करेक्टर क्या थे, कौन थे, ये मत पूछना, बस करेक्टरों के नाम बता रहा हूं आपको। पहला करेक्टर तो न्यूटन साहब खुद ही थे, जिन्होंने लाइट के बारे में कहा था। पहले करेक्टर वही है इस स्टोरी के, इस कहानी के पहले किरदार है न्यूटन साहब,
ठीक है, जो ये मानते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल ही है और बिल्कुल ठोस तरीके से मानते थे, कह रहे कोई नहीं मुझे हिला सकता, बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि लाइट पार्टिकल ही है। ठीक, बढ़िया। उसके बाद दूसरे किरदार आते हैं, न्यूटन के चेले लैपलेस। हाँ, न्यूटन के बिल्कुल खासम खास चेले थे, लैपलेस उनका नाम है। लैपलेस करेक्शन की बातें वेव्स के अंदर भी आती है, चैप्टर 11 क्लास 11th में लास्ट चैप्टर जो आपका वेव्स है, कक्षा 11वीं का आखिरी चैप्टर जो वेव्स है, वहां पर भी साउंड के फॉर्मूले में करेक्शन करके दी थी लैपलेस साहब ने। तो लैपलेस इनके एकदम खास चेले थे, ये भी ये मानते थे कि भाई पार्टिकल ही है, फालतू बात मत करो, पार्टिकल ही है लाइट, ठीक है ना। फिर एक किरदार आते हैं हाइगन्स, उनका नाम है, ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना मेरे मुंह से, नाम क्या है? हाइगन्स। मैं स्पेलिंग नहीं बता रहा आपको, लेकिन बस नाम प्रोनाउंस करके बता रहा हूं, हाइगन्स। इन्होंने वेव कहा पहली बार कोई वेव कहने वाला आया लाइट को, तो वो हाइगन साहब थे। तो हाइगन साहब के फिर बहुत सारे चेले हुए और 300 साढ़े 300 सालों तक चेलापंथी चलती रही, ये गुरु चेला पद्धति चलती रही और लाइट को वेव ही माने जाने लगा, क्योंकि इन्होंने न्यूटन को गलत सिद्ध कर दिया था। वो कैसे सिद्ध किया था, क्या हुआ था, वो सब जानने को आपको धीरे धीरे मिलेगा, है ना। इस चैप्टर में उतनी डिटेलिंग नहीं है कि इतिहास की बातें ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आगे आएंगी इतिहास की बातें, आपको मजा आएगा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे में ताने बाने में बने हुए हैं एक दूसरे में, तो आपको मजा आएगा सुनने में। तो तीसरा नाम मैंने क्या लिया? हाइगन्स लिया। हाइगन्स के बाद ऐसे बहुत सारे इनके चेले आए जिन्होंने भर भर के वेव नेचर को प्रूव किया, वेव नेचर को ही बताया कि भाई हां वेव नेचर ही सपोर्टेड है। नाम लेता हूं फटाफट से, हर्ट्स वेव की बात कर रहे थे, मैक्सवेल साहब बहुत सारी वेव की बातें उन्होंने करी है, वेव ढूंढी है, अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने वेव ढूंढने पर, है ना। मैक्सवेल नाम आपने सुना ही था पिछले वाले चैप्टर से, है ना। अच्छा, इसके अलावा नाम लेता हूं हाइजेनबर्ग, सुना होगा आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 11th क्लास केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में। मैं इसको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, ये फिजिक्स में भी है, जब एटम पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। अच्छा, इसके अलावा आपने वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज पढ़ी थी, है ना, जिसमें हाइड्रोजन एटम लेकर के ऊपर से नीचे गिराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसमें आपने पढ़ा था, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हो, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, है ना, लाइमन सीरीज, याद है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पी फंड, ये जो पांचों थे ये भी पक्के चेले थे बिल्कुल। हुंड रूल आपने पढ़ा था, हंड्स रूल बोलते हैं जिसको हम लोग प्यार से, हुंड, मैं तो हुंड बुलाता हूं ठीक है ना। हंड्स रूल आपने पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर, वो भी इनके खासे चेले थे हाइगन साहब के। ये सब वेव मानते रहे। एक दिन आइंस्टीन साहब आए, जितने नाम ले रहा हूं ये सारे साहबों के नाम है, मतलब सारे साइंटिस्ट हैं और एंड लेवल के लोग हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल के लोग हैं सबके सब। फिर एंड में आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने फिर बोला कि भाई ये पार्टिकल है। मुझे नहीं पता आप वेव वालों को मैं कैसे गलत साबित करूं, मैं वेव वालों को गलत साबित नहीं करता, लेकिन लाइट तो पार्टिकल ही है, लाइट तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। और यूज किया उन्होंने मैक्स प्लांक की थ्योरी को। मैक्स प्लांक एक और भाई साहब है जिनका नाम मैं आपके बीच में ले रहा हूं, कई सारे नाम ले रहा हूं, धीरे धीरे ये लोग किरदारों में ढलेंगे, धीरे धीरे आप इनके चरित्र को जानोगे, धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या दिया था वो जानने को आपको मिलेगा। इस चैप्टर में इतना डिटेल नहीं है, आगे आने वाले चैप्टरों की बात कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत यहीं से हो जाती है। ठीक, तो 2 नाम मैंने नए लिए, आइंस्टीन साहब और मैक्स प्लांक साहब। तो मैक्स प्लांक ने प्लांक्स देखा था आपने, प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है एच लिखते हैं जिसको, केमिस्ट्री में आपने इसको यूज भी किया, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। वो जो एच है वो प्लांक के लिए कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो थी ये मॉडर्न फिजिक्स की बातें आती हैं। फिर यहां पर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है कि भाई हाँ आइंस्टीन साहब ने कुछ कहा, ठीक है ना, और क्या नाम है इनका, प्लांक साहब ने कुछ कहा, ठीक है ना। तो फिर विवाद छिड़ गया, साइंटिस्टों में विवाद छिड़ गया आपस में। आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं भाई वेव वेव वेव। तो एक भाई साहब और आए, अब इन भाई साहब का नाम आप याद रखना, ये आपको डुअल नेचर में बार बार सुनने को मिलेगा। भाई साहब का नाम था लुई डी ब्रॉई, लिखते डी ब्रॉगली है लेकिन डी ब्रॉगली नहीं बोलते इसको, लुई डी ब्रॉई, फ्रेंच थे ये, तो वहीं की प्रोनाउंसिएशन वैसी ही चलती है ना। इनका नाम लुइस डी ब्रॉगली, ऐसे लिखा जाता है लुइस डी ब्रॉगली, लेकिन पढ़ा जाता है लुई डी ब्रॉई, ठीक है ना। तो लुई डी ब्रॉई एंड में आए और उन्होंने सुलह करवाई दोनों के बीच में, है ना, और यह बताया कि भाई डुअल नेचर हो सकता है लाइट का, दोगलापंथी लाइट में हो सकती है। तो यस, लाइट में दोगलापंथी है, ठीक है। तो ये कहानी को मैंने बहुत जल्दी से बताया आपको, एकदम 5 मिनट्स के अंदर अंदर सब कुछ बता दिया, लेकिन इनकी डिटेलिंग आपको पढ़ने को मिलेगी इन 3 चैप्टरों में, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर। वहां पे आइंस्टीन साहब की बातें भी आएंगी, प्लांक साहब की बातें भी आएंगी, डी ब्रॉई साहब की बातें भी आएंगी। तो वहां पर और मतलब तब ये आपको मजा आएगा पूरा पढ़ने में कि हाँ भाई ये 3 चैप्टर पढ़े और अब हम कुछ कुछ जान पाए हैं लाइट के बारे में।
अब हम कुछ कुछ जान पाए कि लाइट कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से चलते हैं इस नाम पर। नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की स्टडी करना, और लाइट की स्टडी दो प्रकार से करी गई। लाइट की स्टडी दो प्रकार से करी गई। जो लोग पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, जो लोग पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, उन्होंने बोला कि हम बोलेंगे इसको रे ऑप्टिक्स, हम इसे बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। और आपके चैप्टर का नाम भी यही है, आपके चैप्टर का नाम भी यही है, आपके चैप्टर का नाम भी यही है, रे ऑप्टिक्स, जो पार्टिकल नेचर को स्टडी करता है लाइट की। जहां पर लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी हो रही होगी, ठीक है ना, जहां पर लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी हो रही होगी उसे बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना, और जहां पर वेव नेचर की स्टडी होती है, जहां पर वेव नेचर की स्टडी होती है, क्योंकि दोगलापंती दिखाती है लाइट, लाइट दोनों नेचर दिखाती है। दोगलापन का मतलब दोनों नेचर शो करना, तो पार्टिकल नेचर दिखाती है, वेव नेचर भी दिखाती है। पार्टिकल नेचर की स्टडी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और वेव नेचर की स्टडी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये भी आएगा, अगला चैप्टर है आपका। ये छोटा चैप्टर है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, कहानियां थोड़ी सी ज्यादा है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी कम है। इसमें कहानियां ज्यादा है, मैथमेटिक्स कम है। यहां पर आपको मैथमेटिक्स दिखेगी। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम सुन लो, आज अभी एकदम कान में डाल देना, कान में घुसा लेना। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आपको यहां पर जगह जगह पर ज्योमेट्री यूज होती दिखेगी। यहां पर आपको सिमिलैरिटी बिटवीन ट्राइंगल्स सुनने को मिलेगा, जो आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा था, बबुआ ओपी याद कर लो। आपने कभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, वो भी 10th क्लास में आती शायद, या 9th या 10th में आती कॉन्ग्रुएंसी, वो भी आपको सुनने को मिलेगी। कई जगहों पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कई जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहां पर हम, क्योंकि वो भी ट्राइंगल में लगती है। तो ये ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखने को, यानी कि रे ऑप्टिक्स में देखने को मिलने वाली है। और जहां पर जो चीज जैसे काम आएगी, मैं उसकी यादों की बारात आपको दूंगा। वैसे कुछ भी बुक 1 से लेना देना नहीं है इस चैप्टर का, आप जब पढ़ोगे इसको देखोगे, ज्यादातर इसका लेना देना 10th क्लास के साथ है। ठीक है, तो 10th क्लास जब पास करके आया है, ऑब्वियसली तभी हिम्मत हुई होगी पीसीएम पीसीबी लेने की, है ना, तो उनको नॉस्टैल्जिया फील होगा ये चैप्टर पढ़ करके। तो ये नॉस्टैल्जिक चैप्टर है। काफी सारी चीजें हम लोग प्लेन मिरर की पढ़ेंगे, है ना, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये सारी बातें आपको याद आएंगी 10वीं क्लास वाली। ठीक है ना, तो मैं हर चीज बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे हैं, जहां पर रे ऑप्टिक्स की चर्चा होगी। ठीक है ना, और रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि भाई लाइट रे के फॉर्म में चलती है, रे के फॉर्म में चलती है, तो ये पार्टिकल नेचर कैसा हो गया, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। देखो पार्टिकल जो है ना, लाइट, अगर लाइट को पार्टिकल माने ना, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, बोला है पार्टिकल सब सीधे सीधे चल रहे हैं, है ना। इमेजिन करो ये पार्टिकल सब क्या चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहां से कोई टॉर्च जला दी, इमेजिन करना मैंने यहां से कोई क्या जला दी, टॉर्च जला दी, ये टॉर्च जल रही है ना, ये टॉर्च जल रही है, टॉर्च जल रही है, तो टॉर्च जल रही है, तो पार्टिकल निकल निकल के जा रहे हैं, पार्टिकल एक लाइन में सीधे 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 चल रहे हैं। तो इसको आप एक रे इमेजिन कर सकते हो, इसको आप एक रे इमेजिन कर सकते हो। और ऐसी कई सारी रेज जब इकट्ठी हो जाएंगी, सुनते जाइएगा, ऐसी कई सारी रेज जब इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसी कई सारी रेज जब इकट्ठी हो जाएंगी, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे बीम, हम इन्हें बोलेंगे बीम। अगर एक ही है तो रे है, अगर सिंगल लाइन है तो रे है, लेकिन अगर बंच ऑफ रेज है ना, अगर इनका बंच है, बंच ऑफ रेज अगर है, तो इन्हें बुलाया जाता है बीम ऑफ लाइट। तो आपने सुना ही होगा भाई, बीम ऑन कर, टॉर्च की बीम जला, टॉर्च की बीम को यहां मार। गाड़ी में देखा होगा हाई बीम लो बीम होती है ना, एक बार आंखों में लगती है बहुत तेज, कोई गाड़ी बिल्कुल नीचे रख के चलाता है, लो बीम करके चलाता है कि सड़क दिखे, या तो सड़क दिखे या सामने वाली जो सामने का वो है वो दिखता है ना, तो आंखों में लगती है सामने वाले के वो वाली लाइट, समझ गए ना। तो हाई बीम लो बीम क्या है, व्हाट इज अ बीम, बीम इज बंच ऑफ रेज। और रे में क्या है, रे में बहुत सारे पार्टिकल हैं जो सीधे सीधे चल रहे हैं। ठीक है ना, इन पार्टिकल्स का नाम वैसे तो अभी मैं नहीं लेना चाहता, पर कोई बात नहीं, ले देता हूं ताकि आपको 10th क्लास याद आ जाए। ये पार्टिकल्स का नाम होता है फोटोन, है ना, बताते हैं 10वीं क्लास में। जो बच्चे मुझसे 10वीं पढ़े थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे उड़ान वाले हैं जो यहां पर पढ़े थे, उड़ान 2024 कुछ बच्चे लिख भी रहे थे यहां पर। ठीक है ना, तो उनको याद होगा कि इन पार्टिकल्स का नाम क्या था। इन पार्टिकल्स का नाम था फोटोन। ये फोटोन नाम न्यूटन ने नहीं दिया था, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं अभी वो बातें करने नहीं वाला था कि भाई इसको फोटोन कहते हैं या क्या कहते हैं। आगे जाकर आप जान जाओगे, आगे जाकर के धीरे धीरे आप चीजों को जान जाओगे। अभी आप बस इतना समझो, अभी आप बस इतना ही समझो कि जब एक टॉर्च जलती है तो उसमें से पार्टिकल निकल निकल के जा रहे हैं,
पार्टिकल निकल निकल के जा रहे हैं, और सारे पार्टिकल जब एक ही लाइन में चलेंगे तो फिर उसे क्या बुलाएंगे? रे बुलाएंगे। तो रे के फॉर्म में ही लाइट आगे बढ़ती है, क्योंकि वो करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये देखो लिखा हुआ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। याद है ये वर्ड? ये वर्ड याद है? नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है सीधी लाइन में चलना, सीधी लाइन में चलना। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवल करना, ठीक है। तो कैसे ट्रैवल करना? स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैवल करना। देखो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, सीधी सीधी ट्रैवल कर रही है, सीधी 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 सीधी। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, लाइट की ये प्रॉपर्टी ही है कि वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। कभी भी लाइट आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगी कि यहां से निकली और ऐसे पहुंच रही है यूं घूम करके, यूं नहीं होता कभी भी, है ना। इस मोशन को बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। जैसे इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, इसे बोलते हैं कर्वीलीनियर। मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए, आपकी समझ के लिए है ये। वैसे मैथमेटिकल वर्ड्स हैं ये, है ना, वैसे ये मैथमेटिक्स के वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए लिख देता हूं कर्वीलीनियर। इसे बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। तो लाइट ऐसा नहीं करती, कर्वीलीनियर मोशन नहीं करती। करती क्या है? करती क्या है? करती है रेक्टी लीनियर मोशन, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में चलना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ना। समझ गए ना? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करना, सीधी सीधी लाइन में चलना, ठीक है। बहुत आसान बातें, बचपन वाली बातें। जब भी टॉर्च जलेगी, खूब सारे पार्टिकल एक लाइन में निकलेंगे। पार्टिकल का नाम आप फोटोन कह लो, अभी कह लो, मैं बोलता नहीं आपको कहने के लिए, लेकिन आप सुनना चाहते हो पार्टिकल का नाम तो सुन लो, फोटोन, ठीक है। और ये सब एक ही लाइन में चलेंगे तो फिर इसको रे बुलाएंगे, और सारी रेज इकट्ठी हो गई तो बीम बुलाई जाएगी, बीम, ठीक है ना। लेजर की बीम, टॉर्च की बीम, है ना, हेडलाइट की बीम, टेल लाइट की बीम, ये सुना होगा आपने, है ना। तो बस वही बात है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ रे ऑफ लाइट करती क्या है? तो रे ऑफ लाइट डायरेक्शन देती है बेटा, है ना। रे ऑफ लाइट क्या करती है? डायरेक्शन देती है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। अब आप रे बनाओगे, अगर आंखों से थोड़ी दिखती है रे। आप एक बात बताओ, जब जब रे निकल रही होती तो क्या आंखों से दिखती है कि भाई देखो ये रे जा रही है, ओए ओए देख ये रे जा रही है, ओए देख वो देख, ऐसा आंखों से दिखती है कि नहीं ना। बस आप इसको ड्रॉ करते हो ताकि आप डायरेक्शन पता कर पाओ। हम इसे ड्रॉ करते हैं, हम इसकी ड्रॉइंग करते हैं ताकि हम दिशा पता कर पाए कि भाई लाइट किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एरो, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है रे को, रे को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, है ना, एरो की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ एरो। तो ऐसे रे को दिखाते हैं कि भाई रे ऐसे जा रही है लाइट की। बस ये एक तरीका है दिखाने का। होपफुली समझ में आया होगा, बचपन वाली बातें, है ना, कुछ कुछ ऊपर वाली बातें भी थी यहां पर, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ फिनोमेना के नाम लिख देता हूं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, है ना। और कुछ फिनोमेना वो जो आपको वेव नेचर में ही सुनने को मिलेंगे, यहां सुनने को नहीं मिलेंगे। तभी ये दोनों अलग अलग है, तभी ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। तो मैं कुछ फिनोमेना के नाम यहां लिख देता हूं। पार्टिकल नेचर का एक बड़ा ही मशहूर फिनोमेना है जिसे आप रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हो, जिसको आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है रिफ्रैक्शन। 10th क्लास में आपने सुना था, आपके चैप्टर का नाम यही था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को भी आप पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे? पार्टिकल नेचर में ही पढ़ोगे। इसके अलावा आपने सुना होगा डिस्पर्जन, इसके अलावा आपने सुना होगा डिस्पर्जन, ठीक है ना। डिस्पर्जन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म पर गिरती है, सतरंगी हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है ना। रेनबो, रेनबो, अरे विबग्योर यार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म पे पड़ती है, 7 रंगों में बट जाती है। यह भी फिनोमेना आपको कहां देखने को मिलेगा? पार्टिकल नेचर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वेव नेचर में स्पेशली कौन कौन से देखने को मिलेंगे? जो पार्टिकल में हो ही नहीं सकते, जो पार्टिकल नेचर से समझाए नहीं जा सकते। उसमें सबसे पहला आता है इंटरफेरेंस, इसमें सबसे पहला आता है इंटरफेरेंस। दूसरा आता है डिफ्रैक्शन, तीसरा आता है पोलराइजेशन। ये आपके सिलेबस से कट गया है, पोलराइजेशन आपके सिलेबस से कट गया है। डिफ्रैक्शन भी है लेकिन अब केवल आइडिया मात्र रह गया है। डिफ्रैक्शन भी है लेकिन आइडिया मात्र रह गया आपके सिलेबस में। इंटरफेरेंस पर लंबी चर्चा है। इंटरफेरेंस इसलिए 11th क्लास में भी पढ़ाते हैं। 11th क्लास का जो वेव्स चैप्टर है उसमें इंटरफेरेंस पढ़ाया जाता है। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स पढ़ाते हैं वहां पर। इंटरफेरेंस ऑफ 2 रस्सियां पढ़ाते हैं, 2 रस्सियां, रस्सियों की वेव, रोप्स की वेव आपस में इंटरफेयर कर रही होती है। 11वीं में ये सिलेबस में है और ये मैं पढ़ाया हूं उदय में। इस साल भी पढ़ाऊंगा, पिछले साल भी पढ़ाया था,
ठीक है, तो इंटरफेरेंस आप लोग वेव नेचर से पढ़ करके आते हो, तो जब बात करेंगे तब देखेंगे इसको, अभी तो वेव ऑप्टिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो रे पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें हमको करनी है अभी आगे जाकर के। ठीक, चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बातों पर आते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं भाई बिल्कुल 10th लेवल क्या 8th लेवल से उठाऊंगा चीजें। आपने 8वीं पहली बार शायद लाइट के बारे में सुना पड़ा था, है ना? तब यही बात बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नॉन लुमिनस, मैं वहां से चीजों को उठाने वाला हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए हमको कुछ पहले से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, 10वीं पढ़ लें क्या, नहीं पढ़नी 10वीं, भाई मैं पढ़ा दूंगा 10वीं। 12वीं का रे ऑप्टिक्स, 10वीं का रे ऑप्टिक्स अपने आप ही कवर कर देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कवर कर देता है। भाई याद आ रहा, 10th का एक टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तक कवर कर देता है। तो तुम टेंशन ना लो, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो देखो यार, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लुमिनस, एक होते हैं नॉन लुमिनस। मैं अभी डेफिनेशन पर आऊंगा, लेकिन मेरी बात अभी ध्यान से सुनना। एक होते हैं लुमिनस, दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस। लुमिनस वो होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है। अब खुद की रोशनी कहां से आती है? तो उनकी कोई इंटरनल एनर्जी, उनकी कोई अंदरूनी एनर्जी लाइट में तब्दील हो रही होती है, लाइट में तब्दील हो रही होती है। जैसे ये इसके अंदर कौन सी अंदरूनी एनर्जी है जो लाइट में तब्दील हो रही है? ये लुमिनस है कि नहीं है? हां ये लुमिनस है, इसकी खुद की लाइट है। तो जब इसकी खुद की लाइट है तो वो कहां से आ रही है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी घुस रही है, करंट घुस रहा है, उस करंट ने बल्ब को गर्म किया हुआ है, और वो गर्मी, वो हीट एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? लाइट में। कुछ समझ में आया? तो इंटरनल एनर्जी ही तो है ना, हीट एनर्जी क्या है? उसके अंदर की एनर्जी है ना। यस, तो अंदरूनी एनर्जी कभी भी अगर चेंज हो किसमें? लाइट में। ठीक है, अंदरूनी एनर्जी कभी भी अगर चेंज हो किसमें? लाइट में, तो उसे क्या बोलेंगे? लुमिनस बोलेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच इंटरनल एनर्जी, आप भी लिखेंगे इन सबको नोट्स में। हां ये मत समझना कि भाई ये तो सब 8th में था 10th में था, हम नहीं लिखेंगे। लिखो, आप हर एक चीज नोट्स में लिखनी है बेटा आपने। ठीक है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच इंटरनल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी एंड दिस लाइट इज एमिटेड आउट। एमिटेड आउट का मतलब बाहर निकल रही है ना? एमिटेड आउट का मतलब होता है बाहर निकल रही है। तो आपने देखा बल्ब में से रोशनी बाहर आती है। आप कोई आग जलाते हो, कैंडल जलाते हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है कैंडल की, है ना, वो वैक्स से आ रही है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है वहां पर, एल्केन एल्कीन एल्काइन जो है वो बर्न हो रहे हैं, उनकी बर्निंग से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? लाइट में। हीट से लाइट में चेंज हो रही है। समझ गए ना? तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? लुमिनस कहलाता है। बहुत आसान है ना? कुछ लुमिनस के एग्जांपल दे सकते हो, है ना, जैसे कि बल्ब और सूरज, सन और स्टार्स। वैसे सन भी स्टार ही है। और एग्जांपल कौन कौन से हैं भाई लुमिनस के और एग्जांपल बताओ भाई। मोमबत्ती, है ना, कैंडल विक एक्सेट्रा, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब लुमिनस है। अब नॉन लुमिनस पर आते हैं। नॉन लुमिनस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट एमिट नहीं हो पाती, मतलब लाइट वाली वेवलेंथों में, जो वेवलेंथ का बैंडविड्थ था 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में, लाइट एमिट नहीं कर पाते। जो लाइट एमिट नहीं कर पाएगा फिर वो नॉन लुमिनस होगा। जो उधारी की लाइट लेते हैं, जो दूसरे से लाइट लेते हैं, जैसे मैं इस टाइम पर जो चमक रहा हूं, जो चमकता आपको दिख रहा हूं, वो इन सब लाइट्स की बदौलत है। ऊपर लाइट लगी है, नीचे लाइट लगी है, ये मेरे मुंह पे आके गिर रही है। अगर ये सब बंद कर दूं तो क्या मेरा मुंह चमकेगा? क्या मेरा मुंह आपकी आंखों में जाकर के कुछ सेंसेशन दिखाएगा कि भाई नहीं ये रक्षक सर खड़े हैं सामने? नहीं, आप नहीं पहचान पाओगे मुझे, है ना? अंधेरे में हम खुद को नहीं पहचान पाते, खुद से डर लगता है अंधेरे में, तो आप समझ रहे हो, मुझे क्या ही पहचानोगे आप? तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट नहीं कर पाते, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरे की लाइट को यूज करते हैं खुद को चमकाने के लिए, ऐसे लोग नॉन लुमिनस होते हैं। समझ गए ना? नॉन लुमिनस होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स which reflects light from other sources, है ना, अदर सोर्सेज, जो कि लुमिनसी सोर्स होते हैं,
उन्हें बोलते हैं नॉन लुमिनस। सीधी सी बात है, नॉन लुमिनस कौन हुआ? जो लुमिनस नहीं है, ऐसे ही समझ लो यार। लुमिनस वो जिसकी खुद की रोशनी है, नॉन लुमिनस मतलब जो उधारी की रोशनी पे चल रहा है, जैसे मैं, जैसे आप भी उधारी की रोशनी पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे इसका? एग्जाम्पल हो गई भाई आपकी बुक। आपकी बुक आपको दिखती है क्या? सर वो तो रोशनी में भी नहीं दिखती सर वो तो सर लाइट में भी नहीं दिखती सर सही बात है बेटा, है ना। तो बुक तो बेचारी वैसे भी नॉन लुमिनस की भी नॉन लुमिनस हो गई है, तो ये तो हमको रोशनी में भी नहीं दिखती सर। खैर, किताब एक ऐसी चीज है जो आपको खुलेगी तो ज्ञान का प्रकाश तो करेगी ऑब्वियसली, लेकिन प्रकाशित नहीं होगी तो फिर वो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं हो पाएगा, यानी अंधेरे में आपको किताब नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज हो गई किताब, है ना। इसके अलावा टेबल, है ना, चेयर, है ना, एटसेट्रा, जितनी भी ये चीजें आसपास हमारे होती हैं, है ना, एटसेट्रा, है ना, वो सारी क्या है? नॉन लुमिनस है। समझ में आया? तो या तो खुद की रोशनी एमिट करे या दूसरे की उधार ले, दूसरे की रिफ्लेक्ट करवाए। जैसे मैं क्या कर रहा हूं इस टाइम पर, दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। ये लाइट इस बल्ब से आ रही है, ये लाइट इस बल्ब से आ रही है, ये बल्ब की लाइट आके मेरे मुंह पे गिरी और मेरा मुंह रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरा मुंह से क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मुंह दिख रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो मुंह नहीं दिखता। समझो बात को। क्या एयर दिख रही है? बताओ, क्या एयर दिख रही है? क्या एयर आपको दिखती है? बताओ ना यार, क्या एयर आपको दिखती है? क्या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपको दिखता है कि ये देखो, ये देखो, ये उड़ के जा रहा नाइट्रोजन, और ये जा रही ऑक्सीजन, ये मेरे नाक में घुस गई? दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखते। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं, क्या वो आपको दिखते हैं? नहीं दिखते, पर वो लगातार हमारे आसपास हैं, है ना, लगातार होते हैं। हमारे मुंह के आगे ऐसे हाथ रख के कुछ 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 बोलो तो हाथ आपका गीला हो जाएगा। नाक के ऐसे रख करके बाहर की तरफ सांस छोड़ो, आपकी उंगलियां जो है वो गीली गीली फील करेंगी। क्यों? आपको आंखों से तो नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो लाइट को रोक नहीं पा रहे, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। समझिएगा, समझिएगा। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वही दिखेगा, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता वो नहीं दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसलिए एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। समझे बात को? एयर क्यों ट्रांसपेरेंट है? समझ में आया? क्योंकि एयर के पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि लाइट को मोड़ नहीं पाते, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। मैं बहुत बड़ा पार्टिकल हूं, आई एम अ वेरी बिग पार्टिकल। मुझ पर लाइट पड़ती है तो मैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता हूं। समझे ना? तो इसलिए कोई चीज हमको दिखाई देती है और कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गई ये बातें? ये सब बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार आता हूं, लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है। लुमिनस वो जिसकी खुद की रोशनी होती है, जो अपनी इंटरनल अंदरूनी एनर्जी को चेंज लाइट में करके बाहर फेंक देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस कौन हुआ? जो दूसरे की उधारी लेता है, उधारी हुई लाइट, उधार ली हुई लाइट से रिफ्लेक्ट होकर खुद को चमकाता है, ठीक है ना। दोनों ही ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं हमारे लिए, हमारे लिए दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। हम दोनों को ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हम आज के बाद कभी भेदभाव नहीं करेंगे कि तू लुमिनस, तू नॉन लुमिनस, तू लुमिनस है तू नॉन। हम ऐसी भेदभाव नहीं करते। फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में दोनों ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही हमें लाइट फेंक के देते हैं, दोनों ही हमको लाइट फेंक के देते हैं। चाहे ये उधारी की फेंकता है, ये अपनी फेंकता है। बात को समझो, ये अपनी फेंक रहा है लाइट, हां, ये उधारी की फेंक रहा है, हां, फेंक तो रहे हैं ना, बस इनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसलिए डेफिनेशन पे आ जाओ, इसलिए डेफिनेशन पे आ जाओ। इट इज द थिंग आउट ऑफ वेयर इंसिडेंट लाइट इमर्जिज। इमर्जिज का मतलब बाहर निकलना, इमर्जिज का मतलब यहां से बाहर निकलती है, एमिट आउट होती है, यहां से बाहर निकलती है, एमिट आउट होती है। समझ गए ना? तो इंसिडेंट लाइट जहां से भी हमें प्राप्त होगी, जहां से भी हमें प्राप्त होगी, हम बोलेंगे भाई साहब आप ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं, आप ही ऑब्जेक्ट हैं। समझ गए ना? तो फिजिक्स की नजरों में, फिजिक्स की नजरों में ये ऑब्जेक्ट है कि मैं ऑब्जेक्ट हूं? बताइए, कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे समझे हैं बात को, कितने बच्चे फील को समझे हैं। हां जी, फिजिक्स की नजरों में मैं ऑब्जेक्ट हूं कि ये ऑब्जेक्ट है? कौन ऑब्जेक्ट है? फिजिक्स की नजरों में मैं ऑब्जेक्ट हूं कि ये ऑब्जेक्ट है? कौन ऑब्जेक्ट है? ये लुमिनस, मैं नॉन लुमिनस, ये लुमिनस, मैं नॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों दोनों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोटी बात आप समझ गए। मैं यही बात आपसे चाह रहा था कि आज के बाद आप हम दोनों में भेदभाव करना बंद कर दो भाई, ठीक है। आज के बाद आप हम दोनों में भेदभाव करना बंद कर दो। ये भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं। मैं बेशक उधारी की लाइट फेंकता हूं, ये खुद की फेंकता है, लेकिन हैं हम दोनों ऑब्जेक्ट ही फिजिक्स की दृष्टि में, ठीक है। फिजिक्स की दृष्टि में, रे ऑप्टिक्स की दृष्टि में हम दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं,
आज के बाद भेदभाव करना बंद कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझे हो बात को आप, समझे हो बात को आप। हाँ बेटा, मून भी नॉन लुमिनस है, वो आप समझ जाओगे यार, अर्थ भी नॉन लुमिनस है, ठीक है ना, वो आप समझ जाओगे। आइए इमेज पे आते हैं, आइए इमेज पे आते हैं। इमेज, इमेज हम उसे कहते हैं जिसका लेना देना रिफ्लेक्टेड रेस के साथ होता है। रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी? कि भाई किसी चीज पर पड़ी, लाइट आके किसी चीज पर पड़ी तो उसको इंसिडेंट बोलते हैं, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर चली गई फिर वो रिफ्लेक्टेड रेज है। भाई रे वही है, रे कोई अलग अलग नहीं है, इंसिडेंट कोई अलग रे नहीं होती, रिफ्लेक्टेड अलग नहीं होती, बस उसका नाम चेंज हो गया, उसकी ड्यूटी चेंज हो गई है। ये समझ लो, मैंने ये कपड़े पहन लिए तो मैं कौन हो गया? मैं फिजिक्स वाला का टीचर हो गया, समझ गए ना। और मैंने ये उतार करके मान लो शेरवानी पहन ली, पगड़ी पहन ली, सेहरा लगा लिया तो मैं क्या हो गया? मैं दूल्हा हो गया। समझ गए ना बात को? तो इंसान वही है, ड्यूटी अलग अलग निभा रहा है। इंसान वही है, ड्यूटी अलग अलग चल रही है। बहुत सिंपल सी बात, आया समझ में? ठीक है ना। तो वही कहानी है लाइट के साथ भी। लाइट जब आ रही होती है, गिर रही होती है किसी सरफेस पर, तो इंसिडेंट कहलाती है। जब टकरा के जा रही होती है, रिफ्लेक्टेड। अबे लाइट वही है भाई, लाइट वही है, ड्यूटियां अलग अलग निभा रही है, ड्यूटियां अलग अलग निभा रही है। समझो बात को, सही? ठीक, अब सुनिएगा, लिखा इट इज द थिंग। इमेज वो चीज होती है जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है। हाय राम, ये क्या लिख दिया सर आपने? एक जगह मीट लिख दिया, एक जगह अपीयर टू मीट लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? मीट करने का मतलब मिलना, मीट करने का मतलब मिलना, और अपीयर टू मीट का मतलब ऐसा लगे कि मिल रही है। अपीयर मतलब ऐसा लगे कि मिल रही है, ऐसा लगे कि मिली, पर मिली कि नहीं मिली वो बात की बात है, ठीक है ना। समझो, ये दोनों वर्ड क्यों लिखे गए हैं यहां पर? भाई यहां तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मिल जाएं, जब एक्चुअली में मिलती हैं तो रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसा लगे कि मिल रही हैं, यानी जबरदस्ती मिलवानी पड़े, तो फिर होती है वर्चुअल, फिर होती है वर्चुअल इमेज। मैं दोनों आपको बना के दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा फील आएगी, ठीक है ना। मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा सुनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रियल है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वर्चुअल है, ठीक है सर, समझ गए सर। तो मैं एक बार फटाफट से पहले आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। आओ, सबसे पहले बना के देखते हैं, ठीक। तो इमेजिन करिएगा, कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ईश्वर जाने कहां है हमें नहीं पता, पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है जहां से हमको एक रे आती दिखी, एक रे आती दिखी। अब आप मुझे सीधी बात बताओ, अगर ये रे आ रही है तो इसका नाम क्या रखूं मैं? इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलूं क्या? है, क्या बोलूं, क्या बोलूं? इंसिडेंट बोलेंगे इसको, है ना। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो ये इंसिडेंट रे 1 हो गई, IR1, इंसिडेंट रे 1, ठीक है ना। एक और रे बनाते हैं, एक और रे बनाते हैं। ये भी भगवान जाने कोई होगा ऑब्जेक्ट, बड़ा लंबा चौड़ा, कोई पेड़ होगा, जो मर्जी होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये एक और रे आ रही है। ये भी क्या है भाई? इंसिडेंट रे है, लेकिन ये इंसिडेंट रे 2 है। समझ में आ गई बात? तो इंसिडेंट रे 1 भी आई, 2 भी आई। अब देख, 1 ने भी रिफ्लेक्ट किया। अब इतनी रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगी कि भाई मिरर पे गिरती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ना। इसमें मैं एंगल आई एंगल आर की कोई बात नहीं कर रहा, अभी लॉज पर मैं आया ही नहीं, पर आपको बस छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं कि होता क्या है। लाइट आई और लाइट आकर के गिरी, और गिर के क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या बोली जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे बोली जाएगी, है ना। तो ऐसे ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, हाँ, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, हाँ, और ये भी क्या? ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ओहो सर, ये तो एक्चुअली में मिल गई, ये तो एक्चुअली में मिल गई। रिफ्लेक्टेड रे 1, RR1 और RR2, RR1 RR2 एक्चुअली में मिल गई। ये देखो, ये मीटिंग पॉइंट है कि नहीं है? बता दो यार, बता दो यार, ये मीटिंग पॉइंट है या नहीं है? हाँ सर, ये मीटिंग पॉइंट है। और मुझे बताओ, क्या ये सच्चा सच्चा मीटिंग पॉइंट है कि जबरदस्ती मिलवाया गया इनको? कोई जोर जबरदस्ती करी क्या इनके साथ? क्या ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रही है कि एक्चुअली मिल रहा है? अरे एक्चुअली मिल रही है भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी हमने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, ये एक्चुअली में मिल रही है। और जब ये एक्चुअली में मिलती है तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। जब एक्चुअली में, है ना, लिखा है रेज मीट करना, मिल जाना, जब मिल जाती है तो ये मीटिंग पॉइंट पर जो आपको दिखेगा, यहां जो आपको दिखेगा, उसे बोलेंगे हम रियल, उसे बोलेंगे हम रियल इमेज। तो यहां पर क्या बन रही है बेटा? रियल इमेज बन रही है। इस पॉइंट पर क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी, ठीक है। पर ये रियल इमेज बन तो जाएगी सर, ये दिखेगी कहां? क्या हवा में दिखेगी लटकी हुई?
बच्चे के मन में सवाल आता है, सर ये जो आपने इमेज यहां बोली है कि भाई यहां इमेज बन रही है, इस जगह पर इमेज बन रही है, इस मीटिंग पॉइंट पर रियल इमेज बन रही है, तो क्या ये हवा में बनती है क्या? नहीं, रियल इमेज कभी हवा में नहीं बनती। रियल इमेज देखना चाहते हो? रियल इमेज देखना चाहते हो? हां, देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हो तो स्क्रीन रखना पड़ता है, स्क्रीन रखनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट रियल के लिए यही है, पहला पॉइंट रियल के लिए यही है, ठीक है ना। टू सी रियल इमेज, ठीक है, टू सी रियल इमेज स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। स्क्रीन क्या होता है? ये स्क्रीन क्या होता है भाई? ये व्हाट इज अ स्क्रीन? स्क्रीन भाई कुछ भी हो सकता है। मैं एक स्क्रीन हो सकता हूं, मेरे पे आके छपनी चालू हो जाए, ये एक स्क्रीन हो सकती है, इस पर आकर के प्रोजेक्ट होके कुछ छपना चालू हो जाए। दीवार एक स्क्रीन हो सकती है, पर्दा एक स्क्रीन हो सकता है, समझ गए ना। कार्डबोर्ड एक स्क्रीन हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन आज तक मूवी देखने गया कभी थिएटर में? सभी लोग कभी ना कभी जरूर गए होंगे, है ना। या फिर आपने प्रोजेक्टर से देखा होगा कि भाई मैडम आई है प्रोजेक्टर को लेकर के और उसको स्क्रीन पे आपको मार के दिखा रही है। अगर मैडम बीच में खड़ी हो जाए तो मैडम के ऊपर फोटो बननी चालू हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना। अगर आप कभी हाथ अड़ा दो ऐसे प्रोजेक्टर पे, हाथ ऐसे हाथ अड़ा दिया तो आपके हाथ पर बननी चालू हो जाती है वही फोटो। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसे बोलते हैं रियल इमेज, जिसके लिए स्क्रीन चाहिए। जिसके लिए क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए। और स्क्रीन ना हो तो, स्क्रीन ना हो तो मतलब बोर्ड नहीं है जी पीछे, या दीवार नहीं है भाई, दीवार तोड़ दी तो फिर जमीन पर छपनी चालू हो जाएगी। जमीन भी नहीं है तो अरे क्या कर रहा है भाई, जमीन भी नहीं है तो नहीं मिलेगी इमेज, फिर नहीं मिलेगी इमेज। तो ऐसी इमेज तभी देखी जाएगी। रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन रखनी पड़ती है, फुल स्टॉप। नंबर दो, यह बनती ही तभी है, यही बताता हूं, यह बनती कब है? इट फॉर्म्स ओनली व्हेन रियल रिफ्लेक्टेड रेज लिखता हूं, है ना। रियल रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट सचमुच में मिले। अगर सच्ची मुच्ची में मिले। सर ये झूठी मूठी में कैसे मिलते हैं बताऊंगा। अभी वर्चुअल पे आया नहीं हूं मैं, अभी वर्चुअल का कच्चा चिट्ठा खोला नहीं है मैंने, अभी रियल का ही खोल रहा हूं, तो रियल को सुनता जा, ठीक है। रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन रखनी पड़ती है। कहां रखनी पड़ेगी? यहां, इधर, तो यहीं छपेगी, यहां दिखेगी आपको छपी हुई, ठीक। इट फॉर्म्स ओनली व्हेन, ये फोटो के साथ है, ठीक है ना। ओनली व्हेन रियल रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जब रियल में रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में आके मिलेंगी तो ही बोलेंगे रियल इमेज बन रही है। नंबर तीन, जनरली ऐसा देखा गया है कि रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री मिलता है, मतलब ये इमेज उल्टी बनेगी। यस, रियल वाली इमेज के साथ जनरली ऐसा देखा गया है 99% केसेस में। और वो 1% अगर आप सोच भी रहे हो तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन ना लें। रियल के साथ आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इमेज जनरली उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। उल्टी बनने का मतलब क्या हुआ? उल्टी बनने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, है ना, तो ये ऊपर से कैसा है? मोटा है, ये नीचे से पतला है, तो इमेज जो बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब सर आ जाएगा पैर की जगह, पैर आ जाएगा सर की जगह, उल्टे घूम गए आप, ऐसे 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 घूम जाओगे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो ऐसी ही बनती है कहां पर? रियल में। तो ये कहानी पूरी रियल की थी। अब आपको वर्चुअल दिखाता हूं मैं। अब वर्चुअल इमेज देखो कैसे बनती है, ठीक है। इमेजिन करिएगा कहीं से कोई इंसिडेंट रहे, हमें नहीं पता कहां ऑब्जेक्ट है कहां क्या है, हमें इमेज से मतलब है भाई, हमें किससे मतलब है? इमेज से, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता, कहीं से कोई इंसिडेंट रे मान लो ऐसे गई है और टकराई किस पे? शीशे पे टकरा गई, ठीक, बढ़िया। इसे क्या बुलाऊं? सर इसे बुलाओ इंसिडेंट रे 1। एकदम सही, हां बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या ये रिफ्लेक्ट होगी? बिल्कुल होगी। हो गई रिफ्लेक्ट, देखो हो गई। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे 1। कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया, ठीक। कहीं से एक और इंसिडेंट रे आकर के मिरर पे टकराई, कहीं से एक और इंसिडेंट रे आकर के मिरर पे टकराई तो रिफ्लेक्ट होगी, हां बिल्कुल होगी। ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, है ना। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे 2। आप एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस रिफ्लेक्टेड रे 2 को आगे बढ़ा के, रिफ्लेक्टेड रे 1 को आगे बढ़ा के मिलवा सकता हूं क्या आपस में? है मेरे में वो दम क्या?
कि मैं रिफ्लेक्टेड रे 1 को आगे बढ़ाता जाऊं 2 को भी आगे बढ़ाता जाऊं और रियल वर्ल्ड में दोनों को मिलवा दूं? क्या ये पॉसिबल है? इनको रियल वर्ल्ड में मिलवाना पॉसिबल है क्या? मैं रिफ्लेक्टेड रेस की बात कर रहा हूं। क्या रिफ्लेक्टेड रेस को रियल वर्ल्ड में मिलवाना पॉसिबल हो पा रहा है क्या यहां से? ज्योमेट्री तो कह रही है नहीं, और आपके चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ठीक है, ज्योमेट्री तो मना कर रही है, ज्योमेट्री कह रही है ना हो पाई, तेरे से ना हो पाई। ठीक है ना, तो आगे बढ़ाने का फायदा नहीं है, तो करें क्या? इमेज तो दिख रही है। हां, ऐसा होता है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपका मुंह दिखना चालू हो जाता है शीशे में, तो यानी इमेज तो दिख रही है। और इमेज अगर दिख रही है तो एक काम करो, दोनों को पीछे मिला के देख लो। तो दोनों को पीछे मिला के देखा तो बिल्कुल इमेज मिल गई, और ये इमेज वर्चुअल है। ये इमेज जो बनी, ये वर्चुअल बनी। समझ रहे हो ना कैसे बनती है वर्चुअल इमेज? जब रियल वर्ल्ड में ना मिल पाई तो पीछे खींच के देखो। जब रियल दुनिया में नहीं मिल पाए तो पीछे खींच के देखो, मिल जाएगी। और मिल रही है तो वर्चुअल इमेज आपको दिखेगी। इस तरीके से वर्चुअल इमेज बनती है। सारी कहानी इसकी अपोजिट। रियल देखने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए, इसको देखने के लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए। तो फिर ये कैसे दिखेगी सर? ये मिरर के थ्रू दिखती है, ये मिरर के अंदर दिखेगी, लेंस के अंदर दिखेगी। हां, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेंस के थ्रू देखो। ये लेंस है ना, मान लो, इसके थ्रू देखते रहो, आपको दिखेगी वर्चुअल इमेज। मिरर देखना है तो मिरर के अंदर दिखेगी, वो मिरर के अंदर बनती है। जैसे कि आप अपना मुंह लेकर के कभी शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका मुंह कहां दिखता है? मिरर के अंदर दिखता है। समझ गए ना? तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना? तो टू सी वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज को देखने के लिए नो स्क्रीन इज रिक्वायर्ड भाई, नो स्क्रीन इज रिक्वायर्ड। कहीं कोई पर्दा वर्दा, दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। बस मिरर के थ्रू देखो, लेंस के थ्रू देखो, वहीं तक रहेगी वो। नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। इसका नंबर 2 क्या था? हां, कब बनती है? आओ इसको भी देखते हैं, है ना। इट फॉर्म्स व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। है ना, पीछे एक्सटेंड करी गई है ना भाई। आगे करने का फायदा मिला क्या? नहीं, आगे करने का फायदा नहीं मिला भाई, पीछे करने का फायदा मिला। तो एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, तो जहां मिलेगी वहीं बनेगी। इट फॉर्म्स व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स एंड मीट, और मिलवा दो, वहीं पर मिलेगी आपको वर्चुअल इमेज। ये ज्योमेट्री कहती है, ये ज्योमेट्री का कहना है। और तीसरी चीज एक्सपीरियंस ये कहता है कि 99% ऑफ द टाइम्स वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी खड़ी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी। सर सीधी खड़ी का मतलब क्या? सीधी खड़ी का मतलब ये, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो आपको कैसा दिख रहा हूं? क्या मेरे पांव दिख रहे हैं? क्या आपको मुंडी नीचे दिख रही है? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं। सर ही दिख रहा है, तो सर के सामने सर दिखना। अगर आप जाके कभी शीशे के सामने खड़े हो रहे हो, सर के सामने सर दिख रहा है, तो समझ जाओ इरेक्ट इमेज है ये। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही देखने को अधिकतर मिलती है, ठीक है ना। तो ये कहानी थी रियल और वर्चुअल इमेजेस की, है ना। हजम करो इसको, हजम करिए इसको फटाफट से। बचपन की बातें, सब 8th क्लास की बातें हैं, सब 10th क्लास की बातें हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रियल इमेज कैसे बनती है भाई? जब रियली में आकर के मीट करती है असली दुनिया में। और ये दुनिया असली नहीं है, जो मिरर के पीछे की दुनिया है वो ऑब्वियसली असली नहीं है। मिरर के पीछे है ना, ये दुनिया असली नहीं है, तो वहां जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉज पर आते हैं। ये लॉज आप अभी से नहीं, आप 8वीं से सुनते पढ़ते आ रहे हो। मैं फटाफट से आपको बता जाता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? कौन इंसिडेंट है, कौन? आओ सुनो, आराम से सुनो भाई, आराम से, ठीक है। देखो एक प्लेन दिखाई दे रहा है आपको नीचे, एक सरफेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको रंग भर देता हूं। ऐसी क्या बात है? अब दिखा? हां सर, अब दिखा। इमेजिन करो ये मिरर है, इमेजिन करिए ये मिरर है, या ये कोई सरफेस भी हो सकता है, एनी सरफेस। कोई जरूरी नहीं बेटा ये मिरर ही हो, कोई जरूरी नहीं कि ये दर्पण ही हो। दर्पण वही जो आपने अपने घर पे लगाया हुआ अपना बुत्था देखने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही। कोई जरूरी नहीं कि ये दर्पण ही हो, ये कोई सरफेस भी हो सकता है। अब इस सरफेस के ऊपर आकर के एक रे गिरती है, जो रे आ रही होती है उसका नाम आप ऑलरेडी जानते हो, इंसिडेंट रे कहलाती है वो, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब सुनिएगा, जिस भी पॉइंट पर वो गिरती है, क्या बोला? जिस भी पॉइंट पर वो गिरती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सीख लो, कुछ नई नई बातें भी हैं जो 10th में नहीं सीखी थी, वो अब सीख लो। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और कोई भी सरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का इस्तेमाल करते हुए कोई परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां बनेगा? नॉर्मल यहां बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस के परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का यूज करके और सरफेस के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन को नॉर्मल बुलाया जाता है, एन फॉर नॉर्मल। एन फॉर नॉर्मल। ये क्या है बेटा? ये है, देख, ऐसा है ये नॉर्मल। समझ गया ना? ये सरफेस है, ये रहा मिरर, यही है मिरर, ये रहा नॉर्मल। समझ गया ना? जो परपेंडिकुलर निकल रहा है इसमें से, खंबे की तरह खड़ा है, जो खंबे की तरह खड़ा, वही है नॉर्मल। इसको एन को नॉर्मल बोलते हैं। बढ़िया। और पहला लॉ ये कह रहा है बेटा, पहला लॉ ये कह रहा है कि भाई ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना ये होगा उतना ही आर होगा, उतना ही आर होगा। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो लाइट जा रही है ना, ये भी सेम एंगल से जाएगी, ये भी सेम एंगल। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे आर, इसे बोलेंगे आर, रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर, है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी थीटा आर, एंड थीटा आई और थीटा आर हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये कहता है लॉ नंबर 1, हमेशा इक्वल होंगे। चाहे साउंड का केस हो, चाहे लाइट का केस हो, चाहे कोई वेव का केस ही क्यों ना हो, चाहे कोई मैकेनिक्स का केस ही क्यों ना हो भाई, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, 11th क्लास का चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, उसमें लास्ट में जाके कोलिजन्स पढ़ाए जाते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, 3 प्रकार के कोलिजन है वहां पे। जेई लेवल पर पढ़ोगे अगर एडवांस में तो 4 लेवल के कोलिजन भी है, एक प्लास्टिक कोलिजन भी होता है, वहां पे जाके आता है। खैर, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो आई आर हमेशा बराबर ही होंगे, और हम लाइट में इलास्टिक कोलिजन ही कंसिडर करते हैं हमेशा। ठीक है ना? जो बच्चे समझ पाए होंगे समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको भी कोई टेंशन नहीं है समझने की, क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं आएगा उस चीज का। बस मैं आपको बता रहा हूं, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। जितनी एनर्जी से लाइट आ रही होती है उतनी एनर्जी से लाइट जा रही होती है। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। जितनी एनर्जी से लाइट आएगी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, मोटी बात यह है। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? बराबर होगा, आई आर इक्वल होंगे। ये बातें बचपन की हैं। पहला हो गया। दूसरे पर आते हैं। दूसरा ही बहुत सिंपल है, कह रहा है इंसिडेंट रे यानी आई आर, रिफ्लेक्टेड रे यानी आर आर, और नॉर्मल यानी एन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कौन कौन की बात कर रहा है? ये आई आर, ये आर आर और ये नॉर्मल। कह रहा है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये प्लेन कौन से की बात हो रही है? ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? मैं चैट ऑन करता हूं और आपसे पूछता हूं, ये किस प्लेन की चर्चा है? लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? विच प्लेन? विच प्लेन? देखते हैं आप में से किस किस को इस बारे में नॉलेज है। देखते हैं किस किस को आप में से नॉलेज है इस बारे में कि किस प्लेन की चर्चा होती है। आपने साउंड में भी पढ़ा था इसको 9th क्लास में, आपने 10th में पढ़ा इसको लाइट में, आपने 11th में पढ़ा इसको। ये किस प्लेन की चर्चा है? ये कौन से प्लेन की चर्चा है? ये इस मिरर या सरफेस की चर्चा है क्या? क्या ये इस मिरर और सरफेस की चर्चा है क्या? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ये सरफेस, ये प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जिसमें ये सारी लाइनें एग्जिस्ट करती हैं। मैं दिखाता हूं वो प्लेन कहां है। आजा देख, आजा देख, मैं दिखाता हूं वो प्लेन क्या है। वो ये प्लेन है, वो ये प्लेन है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है एक्चुअली में। ये वो प्लेन है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये जो ब्लू कलर का प्लेन है, ये जो मैंने अब दिखाया आपको इमेजिनरी प्लेन, क्या ये इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तीनों, आई आर, आर आर और नॉर्मल, ये तीनों को प्लेनर है कि नहीं है? बता दो। ये को प्लेनर है कि नहीं है? बता दो। को प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में रहने वाली। बिल्कुल, ये ऐसा हिसाब है बेटा, ऐसा ऐसा। ये देख, ये देख, ये ऐसा हिसाब है, ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। ऐसे लाइट आ रही है, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ऐसे लाइट आई, ये मिरर है,
ये नीचे मिरर है, ये मिरर है, ये सरफेस है जिस पे लाइट आके एक्चुअली में गिर रही है, और ये वो इमेजिनरी प्लेन है जिसके अलोंग लाइट आती है, या नॉर्मल खड़ा करती है और ऐसे निकल जाती है। तो बता, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये इस प्लेन में लाई कर रही है कि इस प्लेन में लाई कर रही है? दे जवाब, दे जवाब। मिरर तो ये रहा, ये सरफेस है, इस पे नहीं लाई कर रही बेटा, इस खड़े प्लेन पे लाई कर रही है। इस खड़े प्लेन के लिए कोप्लेनर हैं ये तीनों। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहने वाली। ये खड़े प्लेन की बात हो रही है बेटा, है ना? तो ये सेम प्लेन कौन सा प्लेन है? खड़ा प्लेन। ये खड़ा प्लेन है, समझिए बात को। 12वीं में आ गए हो आप, 12वीं में आ गए हो, और ये लॉ 5वीं बार देख रहे हो अपने जीवन में। 5 सालों से ये लॉ पढ़ रहे हो, 5 सालों से। और समझ में कब आया? आज आया। 8वीं में आया था पहली बार लाइट में, 9वीं में आया साउंड में, लाइट में फिर आया 10वीं में, 11वीं में फिर आया वेव्स में, साउंड में, और अब आया 12वीं में। अब की बार नहीं आएगा, ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। अब सीख लो बेटा, अब सीख लो किस प्लेन की बात है, अब समझ लो और सीख लो किस प्लेन की चर्चा है। ये इस प्लेन की चर्चा है बेटा, ये जो खड़ा प्लेन है, ये खड़े प्लेन की चर्चा है। समझ गए ना? ये खड़े प्लेन की चर्चा हो रही है, इस प्लेन की चर्चा है ये। 5 साल से सुन रहे थे, 5 साल से पढ़ रहे हैं इस लॉ को, इस लॉ को समझ में आ जाया है, समझ में आ जाया है बेटा। ये एक ही प्लेन पे लाई कर रही है तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये इनका इस प्लेन से क्या लेना देना मुझे बता। ये नीचे लेटे हुए प्लेन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये नीचे लेटा हुआ जो प्लेन है इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है। ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाले प्लेन में इनकी एग्जिस्टेंस है। समझो बात को, समझो। ज्योमेट्रिकल बात है, ज्योमेट्रिकल बात है ना, इसीलिए थोड़ी मुश्किल होती है समझने में इसको। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, होता है, होता है, होता है, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए, चाहे 5 साल बाद समझ में आया, लेकिन ठीक समझ में आना चाहिए। जब भी समझ में आए ठीक समझ में आए, कोई बात नहीं। नीचे क्या लिखा है एक बार पढ़ो। ये जो 2 लॉज हैं, ये जो 2 लॉज हैं, कह रहा है ये वैलिड है सभी मिरर्स के लिए और सभी सरफेसेस के लिए। तो गलती से भी ये मत समझना कि मेरे ऊपर IR नहीं हो रहा होगा बराबर, मेरे ऊपर एंगल आई एंगल बराबर है, मुझ पर भी बराबर है। मेरे पर भी तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये लाइट आई देखो मेरे मुंह पे पड़ी आके, और मेरे मुंह से जा रही है कैमरे में, और तुमको दिखाई दे रहा हूं मैं, तुमको दिख रहा हूं ना भाई मैं। लाइट आके मेरे मुंह पे गिर रही है इसलिए दिख रहा हूं ना भाई मैं। तो मेरे मुंह पे भी एंगल आई एंगल आर बराबर हो रहे होंगे। ये जो कहानी घट रही है ना, ये मेरे मुंह पे भी घट रही होगी। ये कह रहा है सभी सरफेसेस के लिए ये ट्रू है, सभी सरफेसेस के लिए ट्रू है, सभी मिरर्स के लिए ट्रू है। आप पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर, एक होती थी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एक होती थी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये दोनों में चलती है, एंगल आई एंगल आर दोनों में बराबर होता है, और हमेशा बराबर होता है भाई, हमेशा, चाहे कैसा भी सरफेस हो। सुन लो ये बात, सुन लो ये बात। अगर सीधा सरफेस है तो कोई समस्या ही नहीं। अगर सरफेस प्लेन है, अगर सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है जिस पे आके लाइट गिर रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल बनाओगे, इसे बोलोगे आई, इसे बोलोगे आर, और लाइट चली जाएगी। लाइट आई, लाइट गई, बढ़िया सी रिफ्लेक्शन हो रही है। इसे बोलते हैं स्पेक्युलर, इसे बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जो स्मूथ सरफेस पे होती है, स्मूथ सरफेस पर जो होती है ना, एकदम समतल, एकदम स्मूथ सरफेस है, उसे बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और इमेजिन करो अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस है तो, ऐसा सरफेस है तो, ऐसा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है तो, है ना, रफ बोल सकते हैं इसको, रफ सरफेस है तो क्या होगा भाई? तो भी होगा, तो भी होगा, तो भी किसने बोला एंगल आई एंगल आर? हमेशा एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं भाई, हमेशा एंगल आई एंगल आर बराबर ही होंगे। आओ दिखाता हूं, आओ दिखाता हूं यहां क्या होगा। मान लो इधर आके लाइट गिरती है, ठीक है, इधर आके लाइट गिरी, तो ठीक है, यहां तो नॉर्मल बन गया ऐसा, और ये चली गई लाइट, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है ना। लेकिन सपोज करो अगर यहां गिरी तो लाइट आके, यहां गिरी तो यहां सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है ना, और इधर आके लाइट गिरी तो, जैसे मान लो ए ले आऊं, ऐसे लाता हूं, ये आके लाइट गिरी तो, है ना, तो बेटा इसका नॉर्मल तो ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मल होगा, तो फिर लाइट ऐसे जाएगी। समझ गए ना? एंगल आई एंगल आर अभी भी बराबर है, अभी भी बराबर है, समझे ना? अच्छा, मान लो अगर ऐसे आके लाइट गिरती है सरफेस पर, तो ऐसे आई लाइट, है ना, ऐसे आई लाइट, और ऐसे सरफेस पे आके गिरी है, तो इसका नॉर्मल कैसे क्रिएट होगा? ऐसे भाई, सरफेस ही ऐसा है ना, समझो, सरफेस ऐसा तो नॉर्मल कैसा होगा? उसका ऐसा होगा। अबे जब सरफेस ही ऐसा है तो नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा क्या? होगा ना, तो ये नॉर्मल होगा यहां पर, समझ गए ना? तो ये एंगल आई है और एंगल आर कैसा होगा? ऐसा होगा,
ये एंगल आर होगा। क्या बात समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसा लगता है ऊबड़ खाबड़ लाइट चली गई है, लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं। अबे कौन कह रहा है लॉ फॉलो नहीं हो रहे भाई? यहां भी लॉ फॉलो हो रहे हैं। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, समझ गए ना? अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस है तो भी काम होगा भाई, तो भी काम होगा, तो भी आई आर बराबर ही होंगे। समझ गए ना? आई और आर ने बराबर रहना है, बराबर रहना था, बराबर रहेंगे। प्लेन मिरर पर आते हैं। देखो प्लेन मिरर की जहां तक कहानी है, तो आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में बात है ही नहीं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर असल में कांच हुआ करता था पहले, कांच, वो कांच जिसके आर पार आप देख सकते हो, वो कांच जिसके आर पार आप पहले देख सकते थे। लेकिन इसकी एक साइड को कर दिया जाता है पॉलिश, इसकी एक तरफ को कर देते हैं पॉलिश, इसकी एक तरफ कर दी जाती है पॉलिश्ड। किससे पॉलिशिंग होती है पता है? या तो एल्युमिनियम या सिल्वर। अगर महंगा मिरर है तो सिल्वर से होगी, सस्ता मिरर है तो एल्युमिनियम से कर देते हैं। ठीक है, तो पीछे क्या आ गया? एक सेकंड रुकना यार, पानी पीऊं। ठीक है, सस्ता मिरर हो तो एल्युमिनियम, थोड़ा सा महंगा है तो सिल्वर। तो पीछे सिल्वर पॉलिशिंग होती है, फिर इसकी पैकिंग कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब यह बन गया ट्रांसपेरेंट से ओपेक, मतलब पहले इसके आसपास आर पार दिखता था, अब इसके आर पार दिखना बंद हो जाएगा। अब यह बन जाएगा परफेक्ट मिरर, अब यह बन जाएगा परफेक्ट मिरर। और मिरर के सामने अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो आइए देखिए क्या होगा। यह बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सही। अब मैं इसमें से दो रेज निकालूंगा, ध्यान से देखना, दो रेज। कभी भी इमेज बनानी हो दो रे सफिशिएंट होती हैं, एक रे से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो। आपने देखा ना, अभी रियल इमेज बनाई तो दो रे ली, वर्चुअल बनाई तो भी दो ली। तो जब भी कोई इमेज बनानी हो ना, हमेशा दो रे लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? दो रे। सीख लो इस चीज को, 10th में नहीं सीखा था कोई बात नहीं, अभी सीख लो। कभी भी इमेज बनानी हो दो रे से काम चलाना पड़ता है अपने को। पहली रे बिल्कुल सीधी निकाला करो, मेरे कहने पे पहली रे एकदम सीधी निकालो। ठीक है सर, एकदम सीधी निकालते हैं। तो ये देखिए सीधी रे जा रही है, ध्यान से देखियो, एक मिनट रुक जाए। पहली रे बिल्कुल सीधी जा रही है, गई, ठीक है, यह सीधी रे बिल्कुल गई है। अब जो रे सीधी गई है वो यहां पे टकराई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसका नॉर्मल कैसा बनेगा? ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, समझ रहे हो ना? ऐसा सरफेस है ना बेटा, तो ये नॉर्मल होगा, यस और नो? अबे सरफेस ही ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा ही तो बनेगा ना भाई। तो ये रहा नॉर्मल, ठीक है। आप मुझे बताओ एंगल आई कितना है? एंगल आई कितना है सर? 0 डिग्री है। तो बेटा एंगल आर कितना होगा? वो भी मालिक 0 डिग्री होगा। आई भी 0, आर भी 0। तो रे का क्या होगा? रे जैसे आई है वैसी लौट जाएगी, जैसी रे आई है वैसी टकरा के चली जाएगी भाई। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? क्या हो रहा है? ये सरफेस है, देख, ये मिरर है, मिरर इमेजिन करो, ये मिरर है, इस पे आके रे ऐसे गिरी, टक, तो उसका क्या होगा? कैसे रिफ्लेक्ट होगी? टक आई गई, आई गई। कभी बॉल का टप्पा खिलाया क्या? बॉल को टप्पा खिलाया, बॉल को ऐसे छोड़ना, बिल्कुल ऐसे आके टक, ऐसे ऐसे, है ना, एक ही लाइन में ऊपर नीचे टप्पा खाती है। तो लाइट भी ऐसी करेगी यार, समझ रहे हो ना? तो एंगल आई अगर 0 तो एंगल आर भी क्या होगा? 0 होगा। समझ गए ना? इस स्पेशल कंडीशन को बोलते हैं, पता है क्या? इस स्पेशल कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इस स्पेशल कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी नॉर्मल पे ही आके गिरा दी लाइट, है ना? कोई पूछे इसकी हिंदी क्या है तो आप बोलना नॉर्मल पर ही, नॉर्मल पर ही लाइट गिरा दी, नॉर्मल पर ही लाइट गिरा दी। समझे ना? तो नॉर्मल यही था ना, देखो ना, यही तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल पे आके लाइट गिरा दी यार, तो नॉर्मल पे आके लाइट गिरा दी तो वापस लौट जाएगी, बिल्कुल अपने आप को रीट्रेस करती है। क्या करती है? रीट्रेस करना, बैक ट्रैक करना। ठीक, समझ में आया? तो ये हुआ पहली रे के साथ, ये पहली रे थी, इंसिडेंट IR1 और रिफ्लेक्टेड RR1, ये हुआ पहली रे के साथ। अब सर इसी ऑब्जेक्ट में से दूसरी रे निकालेंगे हम, क्योंकि कम से कम 2 रे चाहिए होती है, मैंने आपको भी बताया था। इमेज बनानी हो 2 रे चाहिए, तो दूसरी रे को टेढ़ी निकालो, दूसरी रे को तिरछी निकालो, तिरछी निकाल दी सर, तिरछी निकाल दी। यहां आके गिरी है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सरफेस के
परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, कर देते हैं सर। लो सर, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो सर। ये रहा नॉर्मल, ठीक है, हो गया ड्रॉ। जितना एंगल आई है उतना एंगल आर होता है। हां सही बात है। तो ये रे तो ऐसे चली गई, सही बोल रहा हूं क्या नहीं? हां सर, ये रे तो ऐसे चली गई है ना। तो ये थी इंसिडेंट रे 2 और ये है रिफ्लेक्टेड रे 2। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दो रेज के साथ क्या होगा? क्या ये रियल वर्ल्ड में कभी मिल पाएंगी? मैं चैट ऑन करता हूं, आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा, क्या ये रियल वर्ल्ड में मिल पाएंगी बेटा? क्या आपको लगता है इनके मिलने के आसार हैं? क्या आपको लगता है इनके बस की है कि ये असली दुनिया में मिल जाएं? क्या इनके बस की है ये असली दुनिया मिल जाए? यानी अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, क्या रियल दुनिया में मिलने के आसार दिखते हैं आपको? क्या रियल दुनिया में मिलने के आसार दिखते हैं क्या? मुझे तो नहीं दिखते भाई, मुझे तो नहीं दिखता। रियल वर्ल्ड में तो नहीं मिलने वाले। तो क्या इनकी रियल इमेज बनेगी कभी? क्या इनकी कभी रियल इमेज बनेगी? क्या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर के सामने लाके खड़ा कर दिया है, ये रहा देखो, प्लेन मिरर के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या इसकी रियल इमेज बनेगी? क्या इसकी रियल इमेज बनेगी? नहीं। तो क्या बनेगा? क्या करूं इसका? कहां मिलवाऊं? कैसे मिलवाऊं? समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? कैसे मिलवाऊं? समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? अच्छा बैकवर्ड मिलवा दूं। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा सर बैकवर्ड मिलवा दो। उससे क्या होगा? बैकवर्ड मिलवाने से क्या होगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि उधर तो नहीं मिल रही, चल पीछे मिला देते हैं। चल देख लेते हैं भाई, पीछे मिला के देख लेते हैं। ये लो। अच्छा इसको भी करना पड़ेगा, एक से काम नहीं बनेगा क्या? अच्छा, ठीक है। इसको भी पीछे मिला देता हूं, इसको भी पीछे मिला दिया। क्या मिल रही है? हां बिल्कुल मिल रही है भाई, बिल्कुल मिल रही है। यस, ये यहां मिल गई, और जहां मिल गई वही इमेज बन गई आई। तो आपको आपका मुंह ऐसे ही बनता है, ऐसा ही दिखता है। आपकी नाक से दो रें निकलती हैं, एक निकलती है बिल्कुल सीधी जो दर्पण पे पड़ती है। अपना मुंह देखते हो ना मिरर में सुबह सुबह उठ के, नाक से दो रें निकलती हैं, एक निकलती है बिल्कुल सीधी जो बिल्कुल सीधी वापस जाएगी ठीक है ना। दूसरी किसी तिरछे एंगल पे जो तिरछे पे निकल जाएगी। अब वो कभी रियल वर्ल्ड में मिलने वाली है नहीं, वो मिलती है वर्चुअल में, इसलिए आपको मिरर के अंदर दिखता है। इस इमेज को देखने के लिए यस, ये एक वर्चुअल इमेज है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ये एक वर्चुअल इमेज है ना। दिस इज अ वर्चुअल इमेज। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे बताओ यार, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी इमेज को देखना चाहता हूं, क्या करूं? अरे हां भाई, नाक से दो निकलती हैं, ऐसी होठ से दो निकलती हैं, ऐसी माथे से दो निकलती, दोनों आंखों से दो निकलती। अरे मतलब दो से ज्यादा ही निकलती होंगी सही बात है। हां, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता होगा? इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन रखूं क्या? नहीं, वर्चुअल को देखने के लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए। आप बस मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको दिखनी चालू हो जाएगी, कुछ नहीं करना। ऐसी इमेज को देखने के लिए आपको बस मिरर के सामने खड़ा होना है। ये मिरर के थ्रू दिखेगी। यस, वेरी गुड, मिरर के अंदर दिखेगी। ये मिरर के अंदर दिखेगी। स्क्रीन नॉट रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया। स्क्रीन नॉट रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया। ये हैं इसके सब के सब प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, ये सेम साइज की बनेगी। देखो, अगर डॉट साइज का ऑब्जेक्ट था तो डॉट साइज की ही इमेज बनेगी। अगर आपने कोई बड़े साइज का ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ऐसा भारी भयंकर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऐसा भारी भयंकर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कोई इस तरह का, कोई है ना, ये हेड ये टेल है ना, ये हेड और ये टेल, तो भी वही कहानी होती। हेड से दो रें निकलती, टेल से दो रें निकलती, पेट से दो रें निकलती, छाती से दो रें निकलती, गोड्डों से दो रें निकलती, मुंह से दो रें निकलती, गले से दो रें। अब बस करूं, समझ जाओगे ना। सब जगह से दो रे निकलेंगी और फाइनली इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की एज इट इज उतनी ही बड़ी इमेज यहां पर आपको दिखेगी, सेम टू सेम साइज की।
सेम टू सेम साइज की। तो पहला लिखा हुआ है सेम साइज, मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, जितनी साइज का आप ऑब्जेक्ट रखोगे, सीधी बात समझ लो, अगर आप 6 फुटिया हो तो आपकी इमेज 4 फुटिया की नहीं होगी, 6 फुटिया की होगी। और अगर तुम 4 फुटिया हो और तुम प्लेन मेरे के सामने जाके खड़े हो गए तो 4 फुट के ही दिखोगे बेटा, 6 फुट के ना हो जाओगे। समझो समझो, 5 फुट के हो तो 5 फुट के, यानी जितने आपकी हाइट है वो एग्जैक्ट सच्चाई दिखाता है, इसलिए बोलते हैं शीशे दर्पण सच बोलते हैं। कहते हैं ना भाई, आईना सच बोलता है तो आईना सच बोलेगा, है ना। तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा बेटा, उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी। HO बराबर HI, इसको HO बोलते हैं यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको HI बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। या लिख भी देता हूं, सेम साइज यानी HO बराबर HI, ठीक है, साइज सेम रहेगा। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट उतनी हाइट की इमेज, ठीक। दूसरा सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस भी है यहां पर, क्योंकि ज्योमेट्री चल रही है बिल्कुल सेम टू सेम, तो सब कुछ सेम बनता है, ठीक है ना। ये देखो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से, इसको बोलते हैं U। और ये डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से, इसको बोलते हैं V। और ये U और V बराबर होते हैं, ये U और V हमेशा बराबर होंगे। U इज इक्वल टू V, है ना। ये थोड़ा सा मैंने यहां बना दिया, इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक है ना। तो जितना U है उतना ही V है, ठीक है। U बराबर V होगा हमेशा, हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनेगी। U बराबर क्या आएगा बेटा, V आएगा, ठीक है। वर्चुअल, ये तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने, वर्चुअल होती है ना। और वर्चुअल के साथ मैंने आपको कहा था इरेक्ट आती है, ये बात भी पक्की पता आपको कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा ही आएगा। सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और लास्ट भी देख लेते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है पता है, लेटरली इन्वर्टेड। ये वो इन्वर्टेड नहीं है भाई, ऐसे का ऐसे हो जाना नहीं है, मतलब ये नहीं है, देखो, है ना। कोई ए है, मान लो ए है ना, तो आपको वो ऐसा दिखे, आपको उसकी इमेज ऐसी दिख रही हो, नहीं नहीं, ये बात नहीं हो रही। ये तो होता है बस इन्वर्टेड, इसको सिर्फ इन्वर्टेड लिखते हैं, ये सिर्फ इन्वर्टेड है, ठीक है ना। लेकिन कभी अगर आपको बी का मिरर इमेज ऐसी दिखे, माने राइट का लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट का राइट हो जाना, इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये है लेटरली इन्वर्ट कर देना, लेटरली इन्वर्ट कर देना, मतलब राइट का लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट का राइट। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बना RHS, RHS बना LHS, समझ गए ना। LHS बना RHS, RHS बना LHS, समझ गए। अच्छा, अगर समझ गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई RD और X, इनमें से कौन कौन लेटरली इन्वर्ट होंगे, कौन कौन लेटरली इन्वर्ट नहीं होंगे। चैट ऑन करता हूं, बताइए भाई। मैंने RDX को रख दिया कहां, मिरर के सामने, RDX को रख दिया मिरर के सामने। बताइए RD और X में से कौन लेटरली इन्वर्ट होगा, किस किस का लेटरल इन्वर्जन होगा। यस, RD का होगा, बिल्कुल 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 करेक्ट, एकदम करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, X की दूरी मिरर से सबसे पास है, तो यहां से भी सबसे पास आपको X ही मिलेगा, और X लेटरली इन्वर्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही दिखता है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है। जो सिमेट्रिकल होते हैं वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं, है ना। तो X आपको वैसे का वैसे, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसके बाद D, और D कैसा दिखेगा, D दिखेगा ऐसा, ऐसा दिखेगा D। देख, जितनी दूरी पर मिरर से उतनी ही दूरी पर उसकी मिरर से इमेज, है ना। और फिर दिखेगा R उल्टा हुआ, फिर R उल्टा हुआ दिखेगा, यानी कैसे, ए भाई मुझे नहीं आता ढंग से बनाना, लेकिन ऐसे दिखेगा, ठीक है। ट्राई किया मैंने और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही लिखा है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, किस तरीके से कुछ चीजें लेटरल इन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ चीजें लेटरल इन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। वैसे होती तो सारी है, मैं आपको बता दूं, होती सारी है, दिखती नहीं है, लेकिन हुआ X भी है, दिखा नहीं, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल है। क्लियर हुआ। XDR हो गया, हाँ सर XDR हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक छोटा सा टॉपिक आता, अब ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक आज का खत्म। प्लेन मिरर पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इतना ही था। अब बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर सवाल बनते हैं, तो सुनते जाइएगा। सबसे पहले आता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू पे सवाल नहीं बनते, बस इसको समझना है आपने क्या होता है। देखो, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए मिरर है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, मिरर है, ठीक, और आप यहां खड़े हो, है ना, दिस इज यू, है ना, ये तू है लल्लू लाल, यहां खड़ा है, इधर मान लेते हैं, ठीक है, यहां खड़ा है हमारा LL बोले तो लल्लू लाल,
ठीक है, लल्लू लाल खड़ा है, ओके। अब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जब ये लल्लू लाल इस मिरर को देखेगा तो इस मिरर में से उसको क्या क्या दिख सकता है, उसका मिरर के थ्रू फील्ड ऑफ व्यू कितना है। क्लियर हुई बात? मिरर के थ्रू किस हद तक वो देख सकता है। देखो लिखा हुआ है द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक ऑफ एन ऑब्जर्वेबल स्पेस, कितना स्पेस ऑब्जर्व कर सकता है वो, दैट इज सीन एट एनी गिवन मोमेंट। तो भाई मान लो लल्लू लाल यहां खड़ा है, इमेजिन करते हैं कि लल्लू लाल यहां खड़ा है, ठीक है, तो आपको इसका फील्ड ऑफ व्यू पता करना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, सुनो सुनो, आप एक रे को लल्लू लाल से फेंक के मारोगे और मिरर के टॉप पे मारोगे उसको, मिरर के टॉप पे, ठीक, और दूसरी रे आप लल्लू लाल से मिरर के बॉटम पे मारोगे। ये तरीका है निकालने का, ये निकालने का तरीका है, ठीक है, सीखो इसको, इस तरीकों को सीखो आप, ठीक है। एक रे मैंने कहां मारी, टॉप पे, एक रे मैंने कहां मारी, बिल्कुल बॉटम पे। बीच में भी तो आएंगी रे, ऑब्वियसली सब जगह रे होंगी, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, लेकिन वो सब विजिबल है। हम तो हद देखना चाह रहे हैं ना, आप बात को समझना। हम ऊपर, हम एकदम टॉप पे क्यों मार रहे हो, एकदम बॉटम पे क्यों मार रहे हो, क्योंकि मैं हद देखना चाह रहा हूं। हद, एक्सटेंड का मतलब होता है हद देखना, ये हद निकाली जा रही है। तो एक बार टॉप पे मारा, एक बार बॉटम पे मारा, आजा दोनों तरफ नॉर्मल बनाए, आजा दोनों तरफ नॉर्मल बनाए। सर बन गया नॉर्मल, सर बन गया नॉर्मल। जितना आई उतना आर, बिल्कुल सही, जितना आई उतना आर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये रे चली गई ऐसे और ये रे चली गई ऐसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये एरो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूं, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है पता है, एक्चुअली में हो पता क्या रहा है, इस इलाके में जो भी आया, इस एरिया में जो भी आया, वो सब लल्लू लाल को थ्रू द मिरर दिखाई पड़ेंगे। ये होता है फील्ड ऑफ व्यू, समझ गए ना? मतलब मान लो कि इस एक्सटेंड के अंदर स्वीटी खड़ी है, स्वीटी है ना, यहां पे खड़ी है मोनी, यहां खड़ी है मोनी, है ना, यहां खड़ी है रीटा, है ना, और इधर खड़ा है मऊवन। मऊवन भूल गए या याद है? मऊवन याद है क्या? मऊवन याद होगा तुमको, यहां खड़ा मऊवन, ठीक है। तो आप बताइए कि इन चारों दोस्तों में से लल्लू लाल को विजिबल कौन है, कौन कौन विजिबल है, कौन कौन विजिबल है? चैट ऑन करता हूं, जवाब देना, चैट ऑन कर रहा हूं, जवाब देना। रीटा, मोनी, स्वीटी या मऊवन, कौन विजिबल है, कौन विजिबल है? लल्लू लाल को विजिबल कौन कौन है, कौन कौन विजिबल होगा? यस यस, स्वीटी विजिबल होगी, बिल्कुल सही बात है। मोनी विजिबल होगी, बिल्कुल सही बात है। रीटा भी विजिबल होगी, लेकिन मऊवन अच्छा ही है, नहीं दिख रहा तो अच्छा ही है, ना दिखे तो बढ़िया ही है। मऊवन तो नहीं भी दिखना, नहीं ही दिखना चाहिए भाई, नहीं ही दिखना चाहिए, समझ गए ना? और कैसे दिख रहा है ये भी आपको समझ में आ रही होगी, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे दिख रही है ना? मोनी, रीटा और स्वीटी क्यों दिख रही है? क्योंकि भाई उनसे जो रेज निकली हैं, देखते जाओ देखते जाओ, रीटा से जो रे निकली है, मान लो वो ऐसे गिरी तो भाई उसके फील्ड ऑफ व्यू में है। मोनी से रे आई है, मान लो यहां गिरी तो ये भी क्या है, इसके फील्ड ऑफ व्यू में है। स्वीटी से रे आई है, स्वीटी से, है ना, तो वो भी इसके फील्ड ऑफ व्यू में है, तो लल्लू को दिखेगी। लेकिन मऊवन से जो रे आएगी, मऊवन, वो ऐसा निकल जाएगी कहीं और, समझ रहे हो ना, वो कहीं और निकल जाएगी, ठीक है? आया समझ में, है ना? हाई कर दो, हाई कर दो, तीनों को हाई कर दो, तीनों को हाई कर दो, स्वीटी को भी हाई, मोनी को भी हाई, रीटा को भी हाई। अब समझ में आया, अब समझ में आया फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया क्या होता है, ठीक है ना भाई? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझ में आया, है ना? वो इलाका जो लल्लू लाल को विजिबल होगा, वो एरिया जो लल्लू लाल को क्या होगा, विजिबल होगा। समझ गए ना? ये सारा फील्ड ऑफ व्यू है ना? इस सबको हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई, है ना? ये सारा, ठीक है, ये सारा फील्ड ऑफ व्यू है। ये सारा मतलब इस इलाके में जो आया, हाँ ना भाई, हाँ ना भाई, इस इलाके में जो आया वो सब दिखेगा, किसको, लल्लू लाल को, ठीक है?
इस इलाके में, इस फील्ड ऑफ व्यू में जो आया सब दिखाई देगा लोलल को। यहां कोई आया, लोलल देख लेगा, यहां आया लोलल देख लेगा, यहां आया लोलल देख लेगा, यहां आया लोलल, यहां जो आया लोलल को नहीं दिखेगा, यहां कोई आया नहीं दिखेगा, यहां कोई आया नहीं, यहां कोई आया नहीं, वो डायरेक्ट दिख जाए तो दिख जाए, मिरर के थ्रू बात हो रही है। लेकिन क्लियर हुआ किसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं? मैंने हाईलाइट भी करके आपको दिखा दिया कि कहां कहां से रेस चल करके ललूलाल तक पहुंच सकती है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे, अगेन एक बहुत छोटा टॉपिक है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, बात को समझना, बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी बात है, इस पर सवाल बनता भी है। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये एक मिरर है, ठीक है ना, ये क्या है? ये एक मिरर है, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर, ठीक है, और लाइट आकर के इस पे गिरती है, गिर गई, गिर गई, क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता यहां से उठेगी ये रे, है ना, ये होगा नॉर्मल, है ना, इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर, है ना, ये सब आप जानते हो, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक बात है ना, ये सब चीजें आपको पहले से पता है। ठीक, तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इमेजिन करना, मैं कह रहा हूं इमेजिन करना, मिरर जैसी कोई चीज है ही नहीं, जस्ट इमेजिन मिरर जैसी कोई चीज है नहीं। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? तो इस रे का ओरिजिनल पाथ क्या था? सर ओरिजिनल पाथ तो ये था, सर ओरिजिनल पाथ तो ये था, ये दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ, है ना भाई, यही था ना। एक सही बनाया मैंने, थोड़ा सा और तिरछा करके बना देता हूं, है ना, ये क्या था? ओरिजिनल पाथ था इसका, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, है ना। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? मिरर आ गया। सच्चाई तो यही है कि मिरर आ गया, और मिरर आ गया तो रे ऐसे निकल गई, है ना। तो इसको बोलते हैं डेविएटेड पाथ। क्या बोलते हैं इसको? डेविएटेड पाथ, माने भटक गई। डेविएटेड का मतलब होता है भटका हुआ पाथ, भटका हुआ मार्ग, शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो, ठीक है ना, भटका हुआ मार्ग ये हुआ। भाई देखो ना, ओरिजिनल मार्ग क्या था, किस रास्ते जा रही थी ये, ओजी पाथ क्या था? ओजी पाथ तो ये था, पर हुआ क्या? मिरर बीच में आ गया, और मिरर बीच में आ गया तो ये रे यहां से लेके यहां तक मुड़ के उधर को निकल गई, है ना। तो इस पूरे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेल लिखते हैं इसको, ठीक है, सीख लो इसको, सीख लो बेटा इसको भी फटाफट से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं भटकन का एंगल, कि भटकन कितनी आई है, भटकन का एंगल, के भटकाव कितना हुआ है, भटकी कितनी है रे, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा? सवाल तो यही है कि एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इसको डेल से लिखते हैं, सिंबल को डेल बुलाते हैं, डेल, ये सिंबल डेल है, डेल्टा, डेल्टा, छोटा डेल्टा है ये, एक डेल्टा ये भी होता है बेटा, है ना, एक डेल्टा ये भी होता है, ठीक है। तो ये वाला डेल्टा लगा रहे हैं यहां पे, डेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा कैसे, ये एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा कैसे? तो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल आई है तो क्या ये भी एंगल आई नहीं है? क्या है, बताओ ना यार। अगर ये एंगल आई है तो क्या मैं इसको भी आई नहीं कह सकता? अरे दोनों सेम ही तो हैं, ये दोनों इक्वल ही तो। अरे यार, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई, क्या दिक्कत है? क्या मैं आर को आई नहीं बोल सकता? ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, ठीक, बराबर हैं तो, बराबर हैं तो इन सबका सम, इन सबका सम क्या बोलते हैं इसको? लीनियर प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये 180 डिग्री के बराबर आता है, मैं इतना जानता हूं, है ना। ये सारा का सारा लीनियर सम, और जो भी है यार पता नहीं, है ना। एंगल ऑफ द सम ऑन अ लीनियर लाइन इज कॉल्ड 180 डिग्री, है ना, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ये सारा का सारा 180 डिग्री है, ये पूरा, क्योंकि ये एक ही लाइन है, देखो, है ना, ये एक ही लाइन है, तो ये सारा क्या है? 180 डिग्री है, ठीक। तो क्या मैं लिख सकता हूं? आई प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ देखो, देखो, आई है, हाँ आई है, हाँ, और ये डेल है कि नहीं? तो आई प्लस डेल, आई प्लस डेल इज 180 डिग्री, और डेल निकल के आ गया 180 माइनस 2i। खत्म, खत्म फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। आसान था कि मुश्किल था? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। देख दोबारा सुन, ये रे सीधी जा रही थी, हमने जाने ना दी, लेकिन हमने जाने ना दी, हमने क्या कर दी? हमने यहां मोड़ दी, बीच में मिरर लगा दिया, यहां मुड़ गई तो ऐसे निकल गई। तो इनके बीच का ये एंगल अपने को फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा? फुल ज्योमेट्री, फुल मैथ्स, फुल ज्योमेट्री। ये एंगल कैसे फाइंड होगा? भाई ये पूरा होता है 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो इसमें आई भी है और आर भी है, और आर और आई तो आई होता है, तो ये भी आई, ये भी आई, आई 2i,
आई 2i, तो ये 2i है, ये 2i हो गया, ये डेल हो गया, तो 2i प्लस डेल, और डेल आ गया 180 माइनस 2i, उधर भेज दिया उसको। समझे बात को क्या? बहुत आसान, बहुत इजी, ठीक है ना? अपने हाथ से बना के देखना, ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी आपको। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, आई दे रखा है बेटा 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। कह रहा डेविएशन कितनी होगी, डेल कितना आएगा? अरे भैया अभी अभी फॉर्मूला देखा, डेल होता है 180 माइनस 2i। हाँ की ना, हाँ की ना, मैं खुद ही कर रहा हूं, पोल वोल क्या लगाना इसके लिए, बहुत आसान सी चीज है। तो आई की जगह 30 रख दिया, 180 माइनस 3 दूनी 60, 180 में 60 गया, 120 डिग्री का डेविएशन है, 120 डिग्री का डेविएशन है। डी ऑप्शन नीट में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू। सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत जरूरी है, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने आपको, छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इजी टॉपिक, ऐसी मैं कह रहा हूं छोटा टॉपिक आएगा, एक क्वेश्चन छोटा टॉपिक, इस तरीके का टॉपिक्स हैं, सब प्लेन मिरर के ऊपर ही है, लेकिन ठीक है ना, सुनिएगा। बात कर रहे हैं रेज का रोटेशन हो जाए या मिरर का रोटेशन हो जाए तो क्या होता है? रोटेशन मतलब घूम गया, मिरर घुमा दिया। मैं समझाता हूं कैसे, सुनिएगा सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, मतलब ट्राई करूंगा आसान तरीके से समझाने का, ठीक है ना? सुनिएगा, देखो एक मिरर ये रहा, हां सर बिल्कुल ठीक है। आप मान लो इस पर आकर के लाइट ऐसे गिरी, देखियो बेटा, इस पे आके लाइट ऐसे गिराई मैंने, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है क्या? बोलो बेटा, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है क्या? हाँ है ना, एकदम एकदम 90 डिग्री पे आके गिरी है ना इस सरफेस से, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है ना? तो लाइट जाएगी कैसी? सर जाएगी भी ऐसी, इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना, ऐसे आई है और ऐसे निकल जाएगी, ठीक? तो एंगल आई भी हुआ 0 डिग्री और एंगल आर भी हुआ 0 डिग्री, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझ में आता सभी को, ठीक? अब मेरी बात को सुनना, इमेजिन करो कि अब की बार मैंने कुछ थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, कुछ थीटा एंगल से लाइट को रोटेट कर दिया विद सम थीटा एंगल। तो यार एक बात बता, जितने एंगल से लाइट रोटेट हुई है उतनी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है ना? अगर ये थीटा है ना यार, है ना यार, अगर इसको थीटा ऊपर किया तो इसको थीटा नीचे कर दिया, कोई फर्क आया क्या? क्या बात समझ में आई क्या? है ना? तो अगर मतलब कहने का मतलब यह है, इफ लेने वाली चीज यहां से जो आप आरडीएक्स निकाल सकते हो वो ये है, सुन लो, आरडीएक्स यहां का ये है कि इफ आई आर इज रोटेटेड बाय थीटा, सही लिख रहा हूं, आई आर इज रोटेटेड बाय थीटा, आर आर इज ऑल्सो रोटेटेड बाय थीटा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? समझ में आती है बात? अगर इसको 30 डिग्री आगे कर दिया तो ये भी 30 डिग्री आगे हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा देता तो, अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा देता तो क्या होता? तो सर ये भी 60 डिग्री घूम जाती। अरे ज्योमेट्री है यार, अरे समझो ज्योमेट्री है भाई, ये भी 60 डिग्री हो जाती या नहीं होती? बता, नहीं होती तो बता चल, होती कि नहीं होती? तो माने जितने एंगल से तू नॉर्मल से इंसिडेंट को उठाता है उतने से ही रिफ्लेक्टेड भी उठता है, उतने से रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं? तो सही लिखा है ना, इफ आई आर इज रोटेटेड बाय थीटा, आर आर इज ऑल्सो रोटेटेड बाय थीटा। ये इसका आरडीएक्स था, बढ़िया। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? नेक्स्ट केस में अपन मिरर को रोटेट करेंगे। देखियो हम मिरर को रोटेट करेंगे, थोड़ा आरडीएक्स बड़ा कर देता हूं, इसी में लिख दूंगा बाद में, है ना, एक ही आरडीएक्स बनाते हैं, इसी में लिख देंगे, ठीक है ना? अब देख अगला वाला, देख अगले वाले में सीन देख क्या हुआ, ध्यान से देखियो, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि मिरर भी टेढ़ा हो जाएगा अभी, इसलिए ध्यान से देखियो, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, मैंने लाइट इसके ऊपर दे के मारी, इंसिडेंट रे, ठीक, और ये चलेगी रिफ्लेक्टेड, आर आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना? ये बीच में नॉर्मल था, है ना, ये बीच में नॉर्मल था, बढ़िया। अच्छा मुझे बता ये कितना एंगल है? ये सर ये थीटा है मान लो, तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा। इतना तो समझते हो, इतना समझते हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, बढ़िया। अब सुन, इमेजिन कर तूने मिरर को भी थीटा से रोटेट कर दिया। जस्ट इमेजिन आपका जो मिरर ऐसे खड़ा था ना, अब ये ऐसे नहीं खड़ा, अब ये ऐसे खड़ा है, ऐसे, ठीक है? मतलब आपने बेसिकली मिरर को ही रोटेट कर दिया ऐसे,
मिरर ही रोटेट हो गया। मिरर रोटेट कर दिया कहां? थीटा। मिरर ही रोटेट कर दिया आपने थीटा से, लेकिन आपने लाइट को नहीं छेड़ा। लाइट अभी भी आके उसी पॉइंट पे गिर रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अभी भी यही है, समझिएगा इस बात को। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अभी भी यही है, ठीक। लेकिन भाई अगर तूने मिरर रोटेट किया है तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। अगर मिरर थीटा से घूमा है तो नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा, और नॉर्मल जब थीटा से घूमेगा तो नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा यार, है ना, है ना। नॉर्मल कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बता दे, है ना। नॉर्मल भी कुछ थीटा से नहीं घूमेगा क्या? ऑब्वियसली ये भी थीटा से घूमेगा, है ना। ये भी थीटा से घूमेगा। तो अब बता टोटल इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? जब नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा तो कुल इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? देख अब रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं रहेगी, आप समझ पा रहे हो। अब रिफ्लेक्टेड एंगल भी ये नहीं रहेगा, और अब रिफ्लेक्टेड रे भी ये नहीं रहेगी। आप देख रहे हो क्या हुआ? आप देख रहे हो क्या हुआ? आप देख रहे हो हुआ क्या? जब ये देख, ये मिरर था, जब ये थीटा से घूमा तो इसका नॉर्मल जो ऐसे खड़ा था वो भी थीटा से घूम गया। घूमना ही था, वो तो मिरर के साथ साथ ही रहेगा भाई। नॉर्मल किसका होता है? मिरर का होता है। जब मिरर थीटे से घूमेगा तो नॉर्मल भी थीटे से घूमेगा। इतना समझ में आया? लेकिन आपने इंसिडेंट रे तो अभी भी छेड़ी नहीं, वही रखी हुई है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब जो आपका मिरर है वो ये तो नहीं है, वो ये तो नहीं है। हां सर, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब आपका मिरर ये है, और आपका नॉर्मल भी ये नहीं है, आपका नॉर्मल भी ये नहीं है। यानी अब एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल कितना है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल कितना है? सर पहले ये थीटा तो था ही, है ना। अब ये वाला थीटा और है, मतलब थीटा थीटा टू थीटा, मतलब टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया टू थीटा। अगर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस टू थीटा हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? टू थीटा। यानी इस बार जो ये रे निकलेगी, है ना, जैसे ये टू थीटा हुआ है तो इससे भी टू थीटा, यानी ऐसे रे निकलेगी, ये ऐसे रे निकलेगी टू थीटा पे, टू थीटा पे। ठीक है, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो रिपीट पे देखना इसी वाले पार्ट को, क्योंकि ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या किया है मैंने। ठीक है, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं बताने की, क्योंकि ये समझना एक बार में बस की बात नहीं है, बहुतों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री सबकी इतनी तगड़ी नहीं होती भाई, सबकी इतनी तगड़ी ज्योमेट्री नहीं होती। देखिए हुआ क्या, देखिए हुआ क्या। ये ओरिजिनल केस था, ओजी, ये ओजी केस है। IR आया थीटा से, RR चला गया थीटा से, बहुत बढ़िया। उसके बाद तेरे दिमाग में चुल हुई, तूने बोला नहीं जी अब मैं मिरर को ही रोटेट कर दूंगा थीटा से। लो जी, मिरर कर दिया थीटा से रोटेट, ये मिरर थीटा से रोटेट हो गया। जब मिरर थीटा से रोटेट होगा बेटा तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। देख 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 देख, नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो गया, साथ साथ ही होंगे ना। देख ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ये नॉर्मल है, ये मिरर है। मिरर रोटेट हुआ तो देख नॉर्मल नहीं मुड़ गया क्या? उसके साथ साथ मुड़ेगा ही, मुड़ेगा ही। ऐसे मुड़ता तो यहां मुड़ता, मुड़ेगा ही, है ना। तो ये भी मुड़ गया। अब क्या हुआ, हमने पुरानी सारी कहानी मिटा दी, क्योंकि ना तो अब वो पुराना मिरर रहा, ना पुराना नॉर्मल रहा, ना ही पुरानी रिफ्लेक्टेड रे रही। इंसिडेंट रे अभी भी थीटे पे ही है। तो टोटल थीटा कितना हो गया? व्हाट इज टोटल थीटा? टोटल थीटा इज नाउ टू थीटा। टोटल थीटा इज नाउ टू थीटा। और जब टोटल थीटा ही टू थीटा है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? फिर टू थीटा से ही निकलेगी। वो देखो टू थीटा से निकल रही है, टू थीटा से निकल रही है। समझ में आया क्या किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार में हर बच्चा नहीं पकड़ पाता इस बात को। अपने हाथ से ड्रॉ करके देखोगे ज्यादा मजा आएगा, आपको ज्यादा फील आएगी। मैं यहां पे RDX आपके लिए लिख देता हूं, है ना। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, RR इज रोटेटेड बाय टू थीटा। ये यहां पे नोट करने वाली बातें हैं, इसलिए मैंने RDX लिखा है। देख, अगर मिरर थीटा से रोटेट होगा तो RR टू थीटे से रोटेट होगी। अगर IR थीटे से रोटेट होगा तो RR थीटे से ही रोटेट होगी। बस इतना जानना था आपको,
इतनी बात आपको जाननी थी इसके बारे में, ठीक है ना। बाकी आगे पीछे करके आप वीडियो को 2-3 बार क्लिप आउट मतलब क्लिप को देखोगे, आपको चीज समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है, और हाथ से लिखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आरडीएक्स यहां से ये था लेने वाला, ठीक। एक सवाल को देखते हैं, इस पर एक अच्छा सवाल आया हुआ और ये जेई का सवाल है, ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है फिगर शोज अ प्लेन मिरर ऑन विच अ लाइट रेज इंसिडेंट, ठीक। इफ द इंसिडेंट लाइट रेज टर्न्ड बाय 10 डिग्री, क्या किया है देखो, इसने इंसिडेंट लाइट को पहले तो 10 डिग्री अंदर को मोड़ा है, दिखा भी रखा है, दिखा भी रखा है, दिखा भी रखा है, ठीक है ना। कहां मोड़ा है, अंदर की तरफ मोड़ा है। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे भी अंदर की तरफ ही मुड़ जाएगी, है ना। रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री अंदर को मुड़ेगी, इतना तो आप समझते हो, है ना भाई, कि दोनों ऐसे है ना भाई, देख ऐसे है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये 2 थीटा ये भी 2 थीटा, ये 3 थीटा ये भी 3 थीटा, है ना। ऐसे देख, ऐसे देख, 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 40 डिग्री तो 40 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, 90 डिग्री तो 90 डिग्री, ऐसे ही हो रहा ना। तो उल्टा सोच, अब उल्टा सोच, मान ले ऐसे थी, यहां से 10 डिग्री कम किया तो यहां से भी कम होगा, यहां से 20 कम किया तो यहां से 20 और कम हो जाएगा, यहां से बाकी बचा हुआ भी कम कर दिया तो ये भी कम हो जाएगा। हाथ जोड़ता हूं, बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो समझो 10 डिग्री इसको अंदर मोड़ा तो 10 डिग्री ये भी अंदर मुड़ेगी, बात तो ठीक है। तो 30 का 20 रह जाएगा, ये इतना समझ में आता है ना। इसकी वजह से ये 30 था ना पहले, ये 30 का क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा, है ना। ये भी 30 थी पहले, तो 30 की क्या रह जाएगी, 20 रह जाएगी, इतना समझ में आता है। ये हुआ केवल इसको मोड़ने से, इसको मोड़ने से, क्योंकि ये थीटा से रोटेट तो ये भी थीटा से रोटेट, ये आरडीएक्स नंबर 1 था, आरडीएक्स नंबर 1 यही था। अब कह रहा है मिरर भी 20 डिग्री से रोटेट कर दिया। अरे पागल है क्या, दो काम इकट्ठे करेगा क्या, हाँ दोनों आरडीएक्स इकट्ठे लगाएगा ये, तभी तो जेई का सवाल बनेगा, ऐसे कैसे जेई के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं तो ये सवाल, समझ रहे हो ना भाई। तो क्या किया, मिरर को 20 डिग्री से रोटेट कर दिया। एक बात बता, अगर मिरर 20 से घुमा तो रे घूमेगी 40 से, थीटे का 2 थीटा, चेक कर ले, चेक कर ले, ये देख, मिरर अगर थीटा से रोटेट हुआ तो आरआर 2 थीटे से रोटेट हुई है भाई, 2 थीटे से, यानी अगर तेरा मिरर 20 डिग्री से रोटेट हुआ तो मेरे बच्चे आरआर पर प्रभाव आएगा डबल का, आरआर पर प्रभाव आएगा डबल का, और डबल का प्रभाव आएगा मतलब तो 20 का 40, 20 डिग्री का 40 डिग्री, मतलब भाई 40 डिग्री तो एक तो मिरर की वजह से आया, लेकिन 10 डिग्री कम भी हो गया, नोट करने वाली बात है, इसकी वजह से 10 डिग्री कम भी हो गया, मिरर की वजह से 40 डिग्री बढ़ भी गया। तो 40 डिग्री बढ़ा इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना, बाय मिरर, मिरर के एक्शन से इंक्रीज हुआ, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के एक्शन से डिक्रीज हो गया, है ना। तो डिक्रीज भी तो हुआ है ना 10 का, है ना, डिक्रीज बाय आईआर, आईआर खुद डिक्रीज हुई है तो ये भी डिक्रीज होगा। तो 40 में से 10 गए, कितना आया भाई, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री आया, है ना। तो आंसर इसका क्या है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज रहेगा, बस सिंपल सिंपल, दोनों का असर है ना, समझो बात को, मिरर का भी असर है और वो भी डबल असर है। तो 20 का 40 आया तो 40 इस तरफ को घूमती, लेकिन 10 बचा लिया इसने, तो 30 ही घूम पाई, 30 ही घूम पाई क्लॉकवाइज, तो ये आंसर हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो कितना एंगल टर्न हुआ आपको बताना था, टोटल एंगल नहीं बताना, कितना एंगल टर्न हुआ ये बताना था आपको, ठीक है जी। एक और छोटा टॉपिक आता है, रिफ्लेक्शन बाय 2 मिरर्स। अगर 2 मिरर हो, सुनिएगा ये भी आसान टॉपिक है, ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक है सब, ठीक है ना। मान लो 2 मिरर है, 2 मिरर है, जैसे ये और ये, ठीक है ना, 2 मिरर है, वो एक एज से जुड़े हुए हैं, ये रहा मिरर 1, ये रहा मिरर 2, ठीक है। आपने इसके बीच में लाके एक ऑब्जेक्ट टिका दिया, आपने बोला ये रहा भाई ऑब्जेक्ट, बताओ कितनी इमेज बनेगी, बताइए इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। तो देखो ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूले से निकलता है, फॉर्मूले की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको सबको काम आएगी, किसको किसको, सीयूईटी वाले को, एनडीए वाले को, नीट वाले को, जेई वाले को, सबको काम आएंगी, ठीक है ना। बोर्ड में इस पर से सवाल रेयरली आया है, लेकिन आ गया तो फिर कौन जवाबदेही होगी, ठीक है ना, समझ गए ना। बाकी सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखो क्या करोगे, ये जो एंगल थीटा है, ये जो भी एंगल है बिटवीन द मिरर्स, 360 डिग्री को उस थीटा से करना है आपने डिवाइड, ठीक है, 360 डिग्री को डिवाइड करना है उस थीटा से, कर दिया। अब अगर इसका आंसर इवन निकल के आया, जुगाड़ बता रहा हूं, बहुत प्यारा जुगाड़ है, अगर इसका आंसर इवन में निकल के आया तो -1 कर दे, वही तेरा आंसर है,
उतनी ही इमेजेस बनेंगी। और अगर इसका आंसर ऑड निकल के आया तो वही आंसर है, तो वही आंसर है। किसका आंसर है? नंबर ऑफ इमेजेस का। ठीक है ना? हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ इमेजेस निकालना। कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीख रहे हैं। समझ गए? अब मैं इसको लगा के दिखाता हूं आपको, तब बात ज्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक, इमेजिन करो दो मिरर हैं जिनके बीच का एंगल 90 है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए बताइए 360 को किससे डिवाइड करें? जो एंगल हो उससे, तो 90 से डिवाइड कर दिया। 90 चौके 360। ठीक है, अच्छा ये जो चार वैल्यू आई है ये इवन आई है कि ऑड आई है? बोलो बोलो बोलो, ये इवन है कि ऑड है? सर इवन है। इवन है तो -1 कर दे। -1 कर दिया, आंसर क्या आया? 3। 3 इमेजेस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 3 इमेज बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पे लाके रख दूंगा ना, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां लाके रख दिया तो 3 इमेज बनाएगा। एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा, और एक बनाएगा इनके इंटरसेक्शन पे यहां, है ना? इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3। ठीक है ना? खैर छोड़ दो ये बात आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां कहां इमेज बनेगी। आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कितनी इमेज बनेगी, कितनी बनेगी ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? एक सवाल भी देखते हैं इस पर। आओ जी, बढ़िया सवाल कह रहा है, टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट 72 डिग्री सेल्सियस। 72 कितना होता है? इतना कुछ होगा 72। एक मिरर ऐसा, एक मिरर ऐसा, इनके बीच का एंगल क्या है? 72 डिग्री, है ना? क्या करें? इसको 360 के नीचे रख दो। रख दिया, क्या आंसर आ रहा निकल के? करना जरा। 36 दम में 360 और 36 दूनी 72, 2 से काटा तो 5 आ गया। क्या 5 एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? यस, ऑड नंबर है, तो यही आंसर होगा। आंसर भी 5 ही है। खत्म, खत्म। बहुत इजी, बहुत इजी। ऐसे करना आपने, ठीक है ना? दो मिरर हैं, जितना भी एंगल हो 360 के नीचे रख के ऑड इवन पता कर लो कितना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है इमेज की वेलोसिटी देखने का। सुनिएगा, आसान टॉपिक है। मान लो भाई ये मिरर है, मिरर है, ठीक है ना? आप मिरर के यहां पे खड़े हो, ठीक? तो आप मिरर से कितनी दूरी पर हो? सपोज करो x दूरी पर हो। तो आपकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज जो अंदर बनेगी, आपकी इमेज जो अंदर बनेगी, ये आई है, आई इमेज है ना, सीधी है क्या? आपकी इमेज जो अंदर बनेगी वो भी x दूरी पे ही बनेगी। ये बात तो कंफर्म है आपको? x दूरी पर ऑब्जेक्ट, x दूरी पर इमेज। बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने इस x को बढ़ा के y भी और कर दिया तो? मतलब पहले ये ऑब्जेक्ट x पर था तो इमेज x पर थी, पर अब ये ऑब्जेक्ट x से थोड़ा और आगे y भी चला गया। मतलब अब ये x पर तो था ही, ये y और आ गया, है ना? अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो भाई जो इमेज होगी, o डैश मान लेते हैं इसको, अब जो इमेज होगी वो कहां होगी? वो कहां होगी? वो भी x प्लस वाई पर होगी। मतलब यहां से पूरा x प्लस वाई पर ही आपको क्या मिलने वाली है? इमेज i डैश मिलने वाली है। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने, यहां कर देता हूं i डैश। समझ गए ना? जितनी दूरी उधर बढ़ेगी उतनी ही इधर बढ़ेगी, जितनी उधर घटेगी उतनी इधर भी घटेगी। यह बात तो सही है। इसी से वेलोसिटी भी निकल करके आती है, यानी कि स्पीड। इमेजिन करना कि एक मिरर है, ठीक है? इमेजिन करना एक मिरर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ता आ रहा है इस तरफ को। तो आप बताइए जो इमेज अंदर होगी वो किस स्पीड से बढ़ती दिखेगी? वो किस स्पीड से आएगी? ऑब्वियसली वो भी 3 से ही आएगी सर। समझ गए ना? अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये इमेज कहां जाएगी सर? ये भी पीछे जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से। बहुत बढ़िया, बहुत सही। कोई टेंशन है? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल के जाए तो, है ना, इसके साथ साथ चल के जाए तो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पर भी आपको इमेज दिखेगी 2 मीटर पर सेकंड से चल के जाती हुई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? अब इसी केस में ना एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसको मैं पढ़ाता नहीं क्योंकि ये फिर जेई में निकल जाएगा, नीट लेवल पे निकल जाएगा, पढ़ाता नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो। आप लोग को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलता आ रहा है मिरर की तरफ, ठीक है? तो अंदर वाली जो इमेज है, अगर वो उसको देख रहा हो, तो वो उसको, बिल्कुल सही बात है, 10 से आती दिखेगी ना?
मतलब 10 से आ रही होगी ना वो, लेकिन उसको दिखेगी 20 से आती हुई। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये वेलोसिटी VA है, ये वेलोसिटी VB है, तो आप जब VBA करोगे तो ये आता है VB माइनस VA। काइनेमेटिक्स की कहानी है ये। और ये इधर की डायरेक्शन है तो -10 लेते हैं, तो -10 हो जाता है -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये थोड़ा सा जेई लेवल पर चले गए अपन। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इमेजिन करना कि एक शीशा लगा हुआ आपके सामने और आप शीशे की तरफ ऐसे चल के जा रहे हो, तो पता क्या होगा, जब आप अपनी इमेज को अंदर से देखोगे ना, तो आपकी इमेज जब आपकी तरफ चल के आएगी ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि डबल स्पीड से चल के आ रही है, दुगनी स्पीड चल के आ रही है। मतलब जिस स्पीड से आप मिरर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हो, कभी देखना मॉल में बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, या कोई टॉयलेट है बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, काफी गैप है चल के जाने का, तो आप चल के देखना ऐसे, आप जब चल के जाओगे ना मिरर की तरफ, तो ऐसा लगेगा जो आपकी इमेज है वो दुगनी स्पीड से चल करके आ रही है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है। ये अगर बात समझ में आई अच्छी बात है, नहीं आई कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अपर लेवल चला गया, थोड़ा सा जेई लेवल चला गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। होमवर्क आपके लिए यही है बेटा कि बहुत सारी नई नई चीजें सीखे हैं, तो नोट्स आप सबने लिखने हैं सोने से पहले। ठीक है ना, और रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लेक्चर हर दूसरे लेक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये बात पक्की है। तो आज के लिए केवल इतना ही है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये भी यहां पे एक और क्लास है, तो बात करता आपसे और ज्यादा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।